स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और गायनेकोलॉजी के एग्ज़ाम्स की। तो जिनका भी अपकमिंग टाइम में, चाहे वो नॉर्सेट का मेंस हो, स्टेज फर्स्ट का रिजल्ट आ गया है ऑलरेडी, वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं आप, चैनल पर भी अपडेट कर दिया गया है। बट पर्टिकुलर कैंडिडेट अपना रिजल्ट, इसने पूरा रिजल्ट निकाला है, वो जाके आपको बेटर तरीके से एम्स की वेबसाइट पर ही मिलेगा। तो यहाँ पर आज की क्लास में हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और गायनिक के वो क्वेश्चन पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन आपके इमेज बेस्ड भी रहने वाले हैं, कुछ आपको डायरेक्ट रहेंगे। तो यहाँ पर जिनका भी अपकमिंग टाइम में यूपीपीएससी एग्ज़ाम है, केजीओएमयू है, एनएचएम है, राजस्थान के लिए है, तो वो सभी जगह के लिए आपको ये क्लासेस हेल्पफुल रहती हैं, चाहे आप कोई सा भी नर्सिंग एग्ज़ाम दे रहे हों। क्लियर है? तो यहाँ पर आज की क्लास में जो क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गायनेकोलॉजी से लिए गए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका नेगल्स पेल्विसेस। ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, नॉर्सेट में भी एक बार आ चुका है। सीएचओ एनएचएम का एक फेमस क्वेश्चन है कि नेगल्स पेल्विस में क्या है। वन सैक्रल अलाई इज मिसिंग, बोथ सैक्रल अलाई मिसिंग, काइफोटिक पेल्विस या फिर ट्राई रेडिएट पेल्विस। क्या है यहाँ पर नेगल्स पेल्विस का मतलब है कि वन सैक्रल अलाई इज मिसिंग। इस तरीके से ये क्या है, नेगल्स पेल्विस है, बहुत ही रेयरली पाई जाती है। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए और प्रेगनेंसी के लिए जो ज़रूरी है वो क्या है, होती है गायनेकॉइड पेल्विस। तो यहाँ पर ड्यू टू अरेस्टेड डेवलपमेंट, ये आपको एट द बर्थ ही रहेगी। जो आपका डेवलपमेंट है यूट्रस में, बच्चे का डेवलपमेंट होगा, फीटल लाइफ में क्या होगी कि डेवलपमेंटल डिले होने के कारण ये देखने को मिलेगी, जो कि एक कंजेनाइटल है। यहाँ पर इसी साइड में यूरिनरी ट्रैक्ट होगा, उसी साइड एक सैक्रल अलाई है जो मिसिंग होगा। यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम में, या तो आपको यदि नॉर्सेट का एग्ज़ाम देते हैं तो गायनेक में आपको कम क्वेश्चन आते हैं, बट अभी जब जो मेन होना है, प्री में क्वेश्चन आए हैं गायनेक के, लेकिन ज़्यादा नहीं आए, हो सकता है मेन में आए। तो यहाँ पर आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन में एक तो ये नेगल्स पेल्विस पूछी जाती है, दूसरी रॉबर्ट पेल्विस पूछी जाती है। इसमें दोनों साइड के सैक्रल अलाई एब्सेंट होते हैं। क्या है, दोनों साइड के सैक्रल अलाई एब्सेंट रहेंगे। नेक्स्ट इज बर्थोलिन डक्ट्स ओपन इनटू। तो जो बर्थोलिन ग्लैंड है, आपने खूब पढ़ी है, वेजाइना के पास में होती है, तो ये कहाँ पे ओपन होगी, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, लोअर वेजाइना, या फिर ग्रुप्ड बिटवीन लेबिया माइनोरा एंड हाइमेन। तो बर्थोलिन डक्ट ओपन होती है कहाँ पर, एक तो पहली चीज़ कि पाई कहाँ पे जाती है, वेजाइना के दोनों साइड। ये ओपन कहाँ पे होती है, लेबिया माइनोरा एंड हाइमेन के बीच में। ये देखिए यहाँ पर लेबिया माइनोरा एंड हाइमेन के बीच में वेजाइना के यहाँ पे दोनों साइड रहेगी। और यही ग्लैंड है जो 0.5 सेंटीमीटर की पेयर में ग्लैंड होती है, लोअर राइट एंड लेफ्ट पोर्शन में रहेगी। तो यहाँ पर वेजाइनल इंट्रोइटस के पास में, जैसा मैंने कहा, वेजाइना के दोनों साइड रहेगी ये, और म्यूकस सीक्रेट करती है, जिसके कारण वेजाइना के यहाँ पे लुब्रिकेशन बना हुआ रहता है। तो यहाँ पर इस ग्लैंड का काम क्या है, म्यूकस रिलीज करना, ताकि वेजाइना के यहाँ पर ड्राइनेस ना रहे, लुब्रिकेशन बना रहे। और रहती कहाँ पर है, वेजाइना के दोनों साइड, लेबिया माइनोरा और हाइमेन के बीच में। नेक्स्ट वन इज विच वैक्सीन स्टोर्ड एट द फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में, फ्रीजर कंपार्टमेंट में कौन सी वैक्सीन स्टोर की जाती है, ओपीवी, बीसीजी, एमएमआर या फिर मीजल्स। तो यहाँ पर फ्रीजर कंपार्टमेंट में वैक्सीन की बात की जा रही है, तो वह ओपीवी और जो मीजल्स दोनों बहुत ज़्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। लेकिन ओपीवी यदि पूछे कि हीट सेंसिटिव वैक्सीन, तो क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन। सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव कौन है, ओपीवी। तो ओपीवी और मीजल्स क्या हीट सेंसिटिव हैं, इनको हीट एंड कैन बी फ्रोजन विदाउट हार्म। लेकिन ओपीवी सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव है, लाइव वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, इसको फ्रीजर कंपार्ट में ही रखा जाता है। और ओपीवी के लिए ही बीबीएम वैक्सीन बायल मॉनिटर है, जो कॉमनली यूज़ किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज अस्थमा कैन बी प्रिवेंटेड बाय। अस्थमा कैसे प्रिवेंट होगा, प्रिवेंटिंग एक्सपोजर टू एलर्जन, टेक वैक्सीन अगेंस्ट अस्थमा, टेकिंग मेडिसिन रेगुलरली, या फिर नन ऑफ द अबव। अस्थमा एक तो होता है जेनेटिकली, कि मतलब फैमिली के मेंबर के कोई दूसरे को हो सकता है,
दूसरा होता है कि एलर्जिक, मेनली एलर्जी के एलर्जिक अस्थमा में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका अस्थमा में होगा क्या कि आपको ब्रोंकोस्पाज्म होगा, जो आपको पूरा ब्रोंकियल एयरवे क्या होंगे, नैरो होंगे, यहाँ पे स्पाज्म देखने को मिलेगा। फिर इसको डायलेट करने के लिए आप इनहेलर यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आप यदि एलर्जिक अस्थमा है तो जिनको अस्थमा होता है उनको डॉक्टर क्या कहते हैं, धूल मिट्टी से दूर रहिए, पॉलेंस जो फ्लावर्स के पॉलेंस होते हैं उनसे दूर रहिए, जिस भी चीज़ों से आपको एलर्जी है उन चीज़ों से दूर रहिए। तो यहाँ पर भी वही है कि अस्थमा को आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो होगा प्रिवेंटिंग एक्सपोजर टू एलर्जेंस। क्या है, प्रिवेंटिंग एक्सपोजर टू एलर्जन। सिम्टम्स यदि अस्थमा के आपको आते हैं तो सबको पता है सांस लेने में दिक्कत होगी। क्लासिकल साइन होता है वीजिंग, जैसे ही आप सांस छोड़ेंगे सीटी जैसे साउंड आएगा। सोएंगे जब सांस लेते ही नहीं बनेगी तो सोने में भी दिक्कत होगी, खांसी आएगी और आप थके थके फील करेंगे। इसके कॉज और ट्रिगर्स होते हैं, सबसे पहले पॉल्यूशन, स्मोकिंग, हाउस होल्ड केमिकल, डिओड्रेंट्स हो गए, स्प्रे वगैरह हो गए, बैक्टीरिया वायरस भी कभी कभी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। एनिमल्स के जो फर है, मतलब जो फैदर होते हैं, यदि जो पक्षी हैं उनके फैदर हो गए, एनिमल्स हो गए, डस्ट हो गया, यदि आपने कुछ स्पाइसी फूड खा लिया, तो ये सभी चीज़ें क्या करेंगी, आपको मान लीजिए ऑलरेडी अस्थमा है, आपको क्या है, सांस लेने की प्रॉब्लम है, हिंदी में इसको श्वास ही बोलते हैं, यदि वो दिक्कत है और यदि आप ऐसी जगह चले गए कि आपको ये चीज़ें क्या करेंगी, ट्रिगर का काम करेंगी, मतलब उन सिम्टम्स को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करेंगी, तो आप उन चीज़ों से दूर ही रहिए, तो आपके लिए प्रिवेंशन का एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट वन इज ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम इज कॉज्ड बाय। तो ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम किसके द्वारा होगा, निसीरिया गोनोरिया, साइटोमेगालो वायरस, हर्पीस वायरस या फिर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम, तो ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम न्यूबॉर्न कंजक्टिवाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। जब बेबी डिलीवर होते हैं उस टाइम पर ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर जो इसका कॉज रहेगा ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम का वो होगा निसीरिया गोनोरिया, क्या रहेगा, निसीरिया गोनोरिया। ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम को हम क्या कहते हैं, न्यूबॉर्न कंजक्टिवाइटिस, मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी है वो लेबर रूम में डिलीवर होते हैं, जब उनको जो ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम होने के चांस रहेंगे। इसी के लिए 5 क्लीन प्रैक्टिस भी अपनाई जाती है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, 5 क्लीन प्रैक्टिस ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम को प्रिवेंट करने के लिए ही अपनाई जाती हैं। अब यहाँ पर जो निसीरिया गोनोरिया है ये होगा बच्चे को कैसे होगा, तो यहाँ पर जो निसीरिया गोनोरिया है अकॉर्डिंग टू WHO के जो ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम कॉज करेगा, निसीरिया गोनोरिया आपने पढ़ा कि गोनोरिया जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है उसको कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है, लेकिन ये ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम मतलब कंजक्टिवाइटिस ऑफ न्यूबॉर्न के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ये क्या करेगा, आई इन्फेक्शन करेगा, जो कि डिलीवरी होने से लेके लाइफ के पहले 30 दिन तक, मतलब आज जन्म हुआ 31 मार्च को, तो 30 अप्रैल तक भी इवन बच्चे को है जो ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम हो सकता है। और ये जनरली बर्थ कैनाल के थ्रू होगा। यदि माँ को STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, माँ को गोनोरिया है, तो बच्चे को होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहेंगे। और इसका मेन कॉज क्या है, ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम। नेक्स्ट इज नेग्री बॉडीज आर सीन इन विच कंडीशन। नेग्री बॉडीज किस केस में देखने को मिलेंगी, ट्यूबरक्लोसिस में, HIV इंसेफेलाइटिस, रेबीज या फिर हर्पीज में। तो जो नेग्री बॉडीज क्या है, नेग्री बॉडीज देखने को मिलती हैं रेबीज में। किस में देखने को मिलती हैं, रेबीज में। नेग्री बॉडीज देखने को कहाँ पे मिलेंगी, ब्रेन के अंदर। क्या है, जो ब्रेन के अंदर जब आप CT स्कैन वगैरह होगा तब नेग्री बॉडीज दिखाई देंगी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, रेबीज में जो साइन, इसके क्लासिकल साइन पूछते हैं, तो एक तो होता है हाइड्रोफोबिया, दूसरा होता है लेरेंजियल स्पाज्म। कल जो PGI संगरूर का पेपर हुआ है उसमें रेबीज का क्लासिकल साइन पूछा गया है, तो वो क्या है, लेरेंजियल स्पाज्म। इसका एक क्लासिकल साइन होगा कि आपकी जो लेरेंग से क्या होगी, सिकुड़ेगी। और रेबीज होगा कैसे, इन्फेक्टेड जो कैट है या फिर डॉग है उसके बाइट करने के कारण। रेबीज का ट्रीटमेंट प्रोफाइलैक्सिस वैक्सीन ओनली रेबीज की ही दी जाती है, मतलब पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन, मतलब कि जब रेबीज हो गया उसके बाद इसकी वैक्सीन दी जाएगी। कुत्ते ने काट लिया तब दी जाएगी, ऐसा नहीं कि पहले से ही दे के रखी जाए। तो रेबीज क्या हो गया, पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस वैक्सीन में आएगा।
इसका यदि डॉग ने जैसे ही बाइट किया तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि रनिंग वाटर में हाथ पाँव जहाँ पे भी काटा उसको वॉश करते रहिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नॉर्मल MUAC इन नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी। तो मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस जो कि एक एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट है, बच्चा प्रॉपर हेल्दी है या नहीं उसको असेस करने के लिए, चेक करने के लिए। तो एक नॉर्मल हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी का मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस कितना होगा? 12 to 16 सेंटीमीटर, 9 to 11 सेंटीमीटर, 16 to 17 सेंटीमीटर या फिर 20 to 21 सेंटीमीटर बेबी होता है उसका नॉर्मल मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस होता है 9 to 11 तक। कितना? 9 से 11, 9 से 11। यहाँ पर ये जो एक टेप यूज़ होता है हमेशा एग्जाम में आता है मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस को मेज़र करने के लिए। ये टेप क्या कहलाता है? कहलाता है साकिर टेप। इमेज बेस्ड क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है, क्या है यह? साकिर टेप। नॉर्मल न्यूबॉर्न हेल्दी बेबी का MUAC होता है 9 to 11। मिड पॉइंट बिटवीन द टिप ऑफ द शोल्डर एंड द टिप ऑफ द एल्बो। यहाँ पर न्यूट्रिशनल असेसमेंट को चेक करने के लिए टिप ऑफ द शोल्डर के मिड पॉइंट से लेके एल्बो के टिप तक क्या किया जाएगा? MUAC टेप जो कि साकिर टेप है यूज़ किया जाता है, उससे न्यूट्रिशनल असेसमेंट चेक किया जाता है। नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी का जो MUAC होता है 9 से 11। लेकिन जब यही जो MUAC है कितना हो जाए? 11 से कम चला जाता है, मतलब बच्चा क्या है? MUAC उसका क्या है? डिस्टर्ब्ड है। अब यहाँ पर 3 जो बैंड यूज़ होते हैं, ग्रीन, येलो और रेड। ग्रीन मतलब बच्चा का MUAC अच्छा है, प्रॉपर है। येलो है मतलब बच्चे को आप खिला पिला के ठीक कर सकते हैं। रेड है मतलब कि बच्चे का क्या है? जो बहुत ही ज़्यादा अंडर नरिश्ड है, सीवियर माल नरिश्ड बच्चे की कैटेगरी में जाएगा। 1 साल तक MUAC 12 से 16 रहेगा, फिर स्लो बढ़ेगा। आपने देखा होगा कि बच्चों की जो आर्म्स हैं एज़ कम्पेयर टू न्यूबॉर्न बेबीज जो होते हैं उनकी आर्म्स 1 साल तक जो MUAC है बढ़ेगा। लेकिन जब आप देखेंगे 1 साल से लेके 5-6 साल तक के बच्चे का, तो जो उनकी आर्म्स है वैसे ही रहेंगी, बॉडी की लंबाई, हेल्थ, हाइट सब बढ़ते जाएगी। आर्म्स बिल्कुल स्लो वे में जो MUAC है सेंटीमीटर में आप नापेंगे तो क्या रहेगा? सेम एज भी रह सकता है, फिर थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है। तो यहाँ पर एक रेंज दी हुई है कि 12 साल में 17 से 18 रहेगा MUAC, 15 साल है तो 20 से 21। अब यहाँ पर ये जो टेप दिया हुआ है 3 बैंड होते हैं इसमें, कितने? 3। ग्रीन है मतलब बच्चा क्या है? न्यूट्रिशनल लेवल बच्चे का प्रॉपर है, ओके है। कितने कैसा है? प्रॉपर है, ओके है। येलो है यदि बच्चे का, येलो बैंड में आता है मतलब बच्चा क्या है? बच्चे को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, आप खिला पिला के ठीक कर सकते हैं। यदि रेड है मतलब बच्चा बहुत ही ज़्यादा अंडर नरिश्ड है और माल नरिश्ड है, ऐसे बच्चे को प्रॉपर केयर और प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज इन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच स्टेज इज कंसिडर्ड टोडलर ग्रुप। तो स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कौन सी स्टेज को टोडलर ग्रुप में कंसिडर किया जाता है? 0 to 28 days, 28 days to 1 year या फिर 1 year to 3 year या फिर 3 to 6 year। कौन सी स्टेज है ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो टोडलर ग्रुप कहलाएगी? तो वो कहलाती है 1 से 3 साल तक की एज। कितना? 1 to 3 year। 0 to 28 days से न्यूनेट में आएंगे, 0 to 28 days न्यूनेट, 28 days to 1 year इट्स इन्फेंट, 1 year to 3 year इट्स कॉल्ड द टोडलर एंड 3 to 6 year इज द प्री स्कूलर। क्लियर? अब यहाँ पर आप देखिए 2 तरीके के पीरियड होते हैं। एक तो होता है प्रीनेटल पीरियड, मतलब जब जो ड्यूरेशन बच्चे का जो फीटल टाइम पीरियड है, फीटस या फिर यूट्रस में रहेगा बच्चा, तो वो क्या कहलाएगा यहाँ पर? प्रीनेटल पीरियड। फिर होता है दूसरा पोस्टनेटल पीरियड, मतलब आफ्टर द डिलीवरी वाला पीरियड। होता है ओवम 0 to 14 days आफ्टर द कंसेप्शन। क्या होगा? 0 to 14 days आफ्टर द कंसेप्शन। फिर आता है एम्ब्रियोटिक पीरियड। एम्ब्रियोटिक पीरियड का मतलब है 14 days to 8 week। कितना? 14 days to 8 weeks तक का। फिर आता है फीटल पीरियड। फीटस पीरियड का मतलब होगा 8 वीक से लेके बर्थ तक। यदि जो बेबी है यूट्रस में ही रहता है तो वो फीटस कहलाएगा। जब बाहर आएगा तब हम उसको बेबी में या फिर बच्चे में कंसीडर करते हैं। तो जो यूट्रस में है, मतलब जन्म के पहले यूट्रस में है, गर्भाशय में है, तो वो कहलाएगा फीटस। आफ्टर दैट बाहर आएगा तब वो बेबी की कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा।
फिर होता है दूसरा होता है पोस्ट नेटल पीरियड। तो प्रीनेटल पीरियड का मतलब बिफोर डिलीवरी, प्री मतलब पहले और नेटल मतलब जो यूट्रस में है बेबी तब। दूसरा पीरियड होता है पोस्ट नेटल पीरियड। पोस्ट नेटल पीरियड का मतलब होगा बेबी डिलीवर हो गया, सॉरी फीटल डिलीवर हो गया तो बेबी की कंडीशन कैटेगरी में आ गया। न्यूबॉर्न और न्यूनेट कहलाएंगे 0 to 28 डेज तक के, कितना 0 to 28 डेज तक के कहलाएंगे न्यूबॉर्न बेबी और न्यूनेट। इन्फेंसी पीरियड कहलाता है 28 दिन से लेके 1 साल तक का पीरियड। टोडलर 1 year to 3 year, 1 साल से 3 साल तक के बच्चे किस में आएंगे, टोडलर में। जो आपने आंगनवाड़ी सेंटर्स वगैरह देखे हैं वहाँ पे आपको बच्चों को जब आप रजिस्टर कराते हैं तो 1 से 3 साल तक के। फिर जो ड्यूरेशन होता है वो होता है प्री स्कूलर, मतलब जो LKG UKG वाले बच्चे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्री स्कूलर वाले बच्चे। तो इनकी जो एज है वो होती है 3 से 6 साल तक। फिर आते हैं स्कूल गोइंग चिल्ड्रन और स्कूलर 6 year to 10 year तक। फिर आता है एडोलसेंट एज ग्रुप, तो ये होता है प्यूबर्टी से लेके एडल्टहुड तक। तो एज ऑन WHO कह दिया आप मानते हैं, तो जो WHO ने कहा है तो इसके अकॉर्डिंग तो 10 से 19 साल तक, कितना 10 से 19 साल तक के बच्चे किस में कंसीडर किए जाएंगे, एडोलसेंट एज ग्रुप में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट आता है अर्ली, फिर आता है इसमें अर्ली, मिडिल और लेट। तो अर्ली का मतलब है 12 से 14 साल, मिडिल 14 से 16 और लेट 16 से 20। 21 साल के बाद आप जो किस कैटेगरी में जाएंगे, 21 ईयर के बाद आप जाएंगे किस में, एडल्ट की कैटेगरी में। तो 10 से 19 साल तक का जो ड्यूरेशन है अकॉर्डिंग टू WHO के क्या कहलाता है, एडोलसेंट पीरियड। व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ अ चाइल्ड 1 to 2 ईयर। तो एक नॉर्मल जो बच्चा है 1 साल से लेके 2 साल तक का, उसकी पल्स रेट कितनी होगी, 80 to 130 पर मिनट, 120 to 160 पर मिनट, 78 to 120 पर मिनट या फिर 60 to 100 पर मिनट। यदि यही आपको न्यूबॉर्न बेबी में पूछे तो ये होती है 140 तक, कितना 140 तक। लेकिन यहाँ पर आपको पूछा है कि जो बच्चा है 1 साल से 2 साल तक की एज ग्रुप का, तो यहाँ पर इसकी पल्स रेट होगी 80 से 130 पर मिनट तक, कितना 80 से 130 पर मिनट तक। अब जो पल्स रेट है क्या है, पल्स रेट है पर मिनट के अकॉर्डिंग। जो जितना बच्चा छोटा रहेगा, मैं आपको बता दूं कि जो जब बेबी फीटस है जो यूट्रस में ही रहेगा तब होती है यहाँ पे 120 से लेके 160 तक की रेंज कंसीडर की जाती है, 140 को बेस्ट माना जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही बच्चा डिलीवर होगा तो उसकी तुरंत तो पल्स रेट नहीं घट जाएगी, तो उसका धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ेगी वैसे वैसे पल्स रेट क्या होगी, घटती जाएगी। एक एडल्ट पीरियड तक पहुँचते पहुँचते एट द टाइम ऑफ बर्थ से लेके एडल्ट पीरियड तक पहुँचते पहुँचते वो हाफ हो जाती है, मतलब कि 70-72 की कैटेगरी में चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर यदि न्यूबॉर्न बेबी में पूछे तो वो होगा कितना 160 तक की रेंज में। लेकिन 1 से 2 साल के बच्चे में पूछते हैं तो वो होगी 80 से 130 पर मिनट। नेक्स्ट है यहाँ पर टेम्परेचर। द नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर ऑफ अ न्यूबॉर्न इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज। तो नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर कितना होगा न्यूबॉर्न बेबी का, 40 to 42 डिग्री सेल्सियस, 30 to 32 डिग्री सेल्सियस, 33.5 to 34.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 36.5 to 37.4 डिग्री सेल्सियस। तो एक्सिलरी टेम्परेचर की बात की जा रही है न्यूबॉर्न बेबी में। न्यूबॉर्न बेबी में जो एक्सिलरी टेम्परेचर होगा वो होगा 36.5 से लेकर 37.4 डिग्री सेल्सियस तक। यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने इसको नोट डाउन कर सकते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो एक एक्यूरेट टेम्परेचर, सबसे सही टेम्परेचर बताता है रेक्टल एरिया। कौन सा एरिया, रेक्टल एरिया। तो यहाँ पर एक जो बच्चा है न्यूबॉर्न बेबी है जिसका रेंज होगा बॉडी टेम्परेचर का होगा 36.5 to 37.4 डिग्री सेल्सियस तक। एक्सिलरी टेम्परेचर की यहाँ पे बात हो रही, रेक्टल का पूछते तो 0.5 है जो डिग्री ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज वेट ऑफ द बेबी एट द टाइम ऑफ बर्थ इज 3.5 kg, देन विच एज बेबी वेट ट्रिपल। यदि बच्चे का वजन जन्म के समय 3.5 किलोग्राम में 3500 ग्राम है तो उसका वजन ट्रिपल मतलब 3 गुना
किस उम्र में होगा, 12 मंथ में, 6 मंथ में, 15 मंथ में या फिर 24 मंथ में। तो यहाँ पर बच्चे का वजन यदि एट द टाइम ऑफ बर्थ 3.5 kg है तो ये डबल होगा 6 महीने की उम्र में। कितना डबल होगा, 6 महीने में। अब 3 गुना कब होगा, तो ये 3 गुना हो जाता है बच्चे का वजन 12 महीने की उम्र में। यदि बच्चे का वजन 3.5 किलोग्राम है तो ये 7 किलो हो जाएगा कब, 6 महीने में, 5 से 6 महीने के बीच में। एग्जाम में आता है तो आप 6 मंथ मार्क कीजिए। लेकिन यदि ट्रिपल पूछते हैं तो 1 ईयर में और 12 मंथ में। तो जब 6 महीने में 7 किलो हो सकता है यही वजन, 3 गुना मतलब 3.5 इंटू 3 कीजिए आप, तो जो भी आपका निकल के आता है वो कितना होगा, 3 गुना। और ये वजन होगा बच्चे का कितने में, 1 साल की उम्र में। यदि नॉर्मल बर्थ वेट 2.5 टू 3.5 kg होता है, एक इंडियन न्यूबॉर्न बेबी की यदि हम बात करें, 2.5 से 3.5 kg को नॉर्मल बर्थ में कंसीडर किया, बर्थ वेट में कंसीडर किया जाता है। यदि 2.5 kg से कम बच्चे का वजन होता है, दैट मीन्स बच्चा क्या है, लो बर्थ वेट बेबीज है। कौन सा, LBW। नेक्स्ट है एंटी स्कैनिंग, नेचुरल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैनिंग शुड बी डन बिटवीन। तो एंटी स्कैनिंग की जाती है प्रेगनेंसी में, कब की जाती है, 6 to 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 11 to 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 14 to 18 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 20 to 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो 20 से 22 वीक के में तो एनोमली स्कैनिंग किया जाता है। कौन सा, एनोमली स्कैनिंग, दैट मीन्स जो 5th मंथ में किया जाता है, इसमें क्या पता किया जाता है कि बच्चे को कोई जो कंजेनाइटल प्रॉब्लम तो डेवलप नहीं हो रही है, बच्चे को डाउन सिंड्रोम तो नहीं हो रहा है, इन सबको असिस्ट करने के लिए। एक होता है नेचुरल ट्रांसल्यूसेंसी, ये होता है 11 से 14 वीक की प्रेगनेंसी में। कब, 11 से 14 वीक की प्रेगनेंसी में एंटी स्कैनिंग किया जाता है। इसमें ये चेक किया जाता है कि जो फीटल की नेक है, फीटल की जो नेक है यहाँ पर फ्लूइड का कलेक्शन तो नहीं हो रहा है, और सोनोग्राफी के थ्रू पता किया जा सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंटी स्कैनिंग। क्या है, एंटी स्कैनिंग। बच्चे को जो स्पाइना बाइफिडा जो हम कहते हैं वो इसी एंटी स्कैनिंग से जो आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जो कि ड्यूरेशन कितना होता है, 11 से 14 वीक की प्रेगनेंसी। एनोमली स्कैनिंग में क्या किया जाएगा, एनोमली स्कैनिंग या फिर हम ये कह सकते हैं की जाती है 5वें महीने में। कब, 5वें महीने में। और एंटी स्कैनिंग की जाती है 11 से 14 वीक की प्रेगनेंसी में। 8वें महीने में की जाती है ग्रोथ स्कैन, मतलब बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ हुई है नहीं। नेक्स्ट वन इज इंसर्शन ऑफ PPIUCD इज डन आफ्टर डिलीवरी, पोस्टपार्टम इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, मतलब डिलीवरी होने के बाद PPIUCD मतलब पोस्टपार्टम इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, कितने टाइम के बाद इंसर्ट की जाएंगी, विदिन 72 आवर, विदिन 48 आवर, विदिन 7 आवर, विदिन 14 आवर। कितने टाइम के अंदर इसको क्या किया जाएगा, इंसर्ट किया जाएगा, तो ये इंसर्ट की जाती है विदिन 48 आवर के, कितना, 48 घंटों के अंदर। नेक्स्ट इज द 3-tier सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट ब्लॉक लेवल। तो ब्लॉक लेवल पर जो 3 टायर्स गवर्नमेंट का हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है, ब्लॉक लेवल पर कौन सा होगा, पंचायत समिति होगी, न्याय पंचायत होगी, जिला परिषद होगी कि ग्राम सभा होगी, कौन होगा, 3 टायर सेल्फ जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उस लेवल पे। तो यहाँ पर होगा, यदि ब्लॉक लेवल पे पूछते हैं तो पंचायत समिति, क्या होगी, पंचायत समिति। ये रहा 3 टायर सिस्टम रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, जो कि पंचायत होती है विलेज लेवल पर, गांव के लेवल पर सरपंच होता है, मुखिया होता है गांव का। पंचायत समिति होती है ब्लॉक लेवल पे, जिला परिषद होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। नेक्स्ट इज IMNCI टारगेट ग्रुप इज, एग्जाम में IMNCI से खूब क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। या तो यहाँ पे कलर कोड पूछा जाएगा कि येलो क्यों यूज़ होगा, पिंक क्यों यूज़ होगा, ग्रीन क्यों यूज़ होगा। तो यहाँ पर IMNCI में टारगेट ग्रुप क्या है, अप टू 5 ईयर, अप टू 10 ईयर, अप टू 12 ईयर, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो जो IMNCI में टारगेट ग्रुप है वो होता है 5 साल तक का, जन्म से लेके 5 साल तक का है, जो क्या होगा, ग्रुप कंसिडर किया जाता है। 3 तरीके का इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है बेस्ड ऑन सिम्टम्स के। एक होता है पिंक कलर, मतलब जिसमें बच्चे को अर्जेंट रेफरल की ज़रूरत होगी, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी, येलो में।
घर पे ही बच्चे को ठीक कर सकते हैं, तो वो होगा ग्रीन कलर कोड। कौन सा? ग्रीन कलर कोड। पिंक, येलो एंड ग्रीन, ये 3 कलर कोड इसमें मेनली यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर बच्चे को एज एन सिम्टम के तौर पर फिर असेस किया जाता है और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, a patient has just returned from the post-anesthetic care unit after hemorrhoidectomy. His post-operative order includes sitz bath every morning. Nurse understands that sitz bath is necessary for। इजी सा क्वेश्चन है। हेमरॉइडेक्टोमी हुई है, हेमरॉइड की सर्जरी की गई है, पर्सन को सिट्ज बाथ डॉक्टर ने क्या किया है, पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्डर में कंसीडर किया है, मॉर्निंग टू मॉर्निंग क्या करना है, सिट्ज बाथ करना है। तो इसका मेन काम क्या है, रिलीव द टेंशन, प्रमोट हीलिंग या फिर रिड्यूस्ड पेन या फिर नन ऑफ द अबव। सिट्ज बाथ क्यों दी जाती है? पेरिनियल एरिया में यदि कुछ भी कट लगे हुए हैं या फिर कुछ सर्जरी वगैरह हुई है तो उसको हील करने के लिए, इसके लिए हील करने के लिए, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, ताकि क्लीनिंग भी प्रॉपर होती रहे। तो यहाँ पर यदि हेमरॉइड की सर्जरी की गई है तो जो सिट्ज बाथ का मेन एम होगा हीलिंग को प्रमोट करना। क्या है? हीलिंग को प्रमोट करना। नेक्स्ट इज इन इंडिया डेथ हैज़ टू बी रजिस्टर्ड विद इन हाउ मैनी डेज। तो भारत में डेथ कितने दिनों के अंदर रजिस्टर की जाती है? 3, 7, 21 या फिर 14। तो अकॉर्डिंग टू बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969, 1969 में जो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट आया था, उसके जो इंडिया में डेथ है और जन्म और मृत्यु दोनों के लिए 21 दिनों का टाइम दिया जाता है। कितना? 21 दिनों का टाइम है जो यूज़ किया जाता है। विद इन 21 डेज के डेथ और बर्थ दोनों चीज़ों को क्या किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन विल बी हाई इन अ पर्सन विथ एन एलर्जी। यदि किसी पर्सन को एलर्जी हुई है तो कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है सबसे हाई रहेगी? IgE, IgM, IgA या फिर IgG। तो यदि किसी पर्सन को एलर्जी हुई है तो जो सबसे ज़्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन हाई होती है वो होगा इम्यूनोग्लोबुलिन ई। एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन हुआ है तब भी इम्यूनोग्लोबुलिन ई। सर्दी खांसी हुई है आपको, मतलब कि किसी भी तरीके की एलर्जी होती है, तब कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन एक्टिवेट रहेगा और हाई रहेगा? वो होगा इम्यूनोग्लोबुलिन ई। यदि आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी पता करना है तो आप जो इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट कराते हैं वो होता है IgE, मतलब 200 से ज़्यादा जा रहा है इम्यूनोग्लोबुलिन ई का लेवल, मतलब आपको किसी न किसी चीज़ से एलर्जी है। अब यहाँ पर IgG जो कि लार्जेस्ट नंबर में रहेगा, प्लेसेंटा को ओनली क्रॉस करने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन है IgG। और क्रोनिक इन्फेक्शन, यदि आपको लॉन्ग टर्म का इन्फेक्शन होता है तब IgG एक्टिवेट होगा। याद रखें, क्रोनिक इन्फेक्शन में IgG प्रेजेंट होगा, लार्जेस्ट नंबर में होगा 75%। प्लेसेंटा को ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन G ही क्रॉस कर सकता है। फिर आता है IgM जो कि लार्जेस्ट इन साइज, एविडेंट इन साइज पूछे, IgM नंबरिंग में पूछे तो IgG। एक्यूट इन्फेक्शन मतलब शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी इन्फेक्शन होता है तो IgM है जो एक्टिवेट रहेगा। IgE एलर्जिक और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में होगा। इम्यूनोग्लोबुलिन ए रहता है ब्रेस्ट मिल्क में, म्यूकोसा में, ब्लड में, आंसुओं में। फिर यहाँ पर IgD एक डिफरेंस क्रिएट करेगा बी लिम्फोसाइट के बीच में। तो यहाँ पर मेनली ये 4 ही आते हैं, GMEA। क्या है? या तो आप इसका नाम गेम के नाम से याद रख सकते हैं, GAME या फिर GMEA। G मतलब सबसे ज़्यादा नंबर, M मतलब साइज बड़ी, E मतलब एलर्जी में, हाइपर सेंसिटिविटी में, A मतलब यहाँ पर माँ के दूध में रहेगा, ये म्यूकस में रहेगा, ब्लड में रहेगा। नेक्स्ट इज रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? हेनरी डोनाल्ड ने, हेनरी साइकिल, रोनाल्ड रॉस या फिर हेनरी फोर्ड ने। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की थी हेनरी डोनाल्ड ने 1920 में। कब? 1920 में हेनरी डोनाल्ड ने। नेक्स्ट इज एंटीबॉडी विच कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा इज। तो कौन सी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती है? IgG, IgM, IgE या फिर IgA। तो IgG तो क्रॉस कर सकती है, IgE एलर्जी में रहेगी और IgA मिल्क में रहेगी, ब्रेस्ट मिल्क में रहेगी, लेकिन प्लेसेंटा को जो क्रॉस नहीं कर पाएगा वो होगा IgM। कौन सा?
इम्यूनोग्लोबुलिन एम। नेक्स्ट वन इज द पैगेट्स डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो पैगेट्स डिसीज का यहाँ पर कौन सा साइन है? हाइपोकैल्सेमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैल्सेमिया या फिर नन ऑफ द अबव। तो पैगेट्स डिसीज में क्या होगा? कैल्शियम का लेवल आपके ब्लड सीरम में बढ़ेगा। क्या होगा? कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा। तो ये किसके कारण होगी हाइपरकैल्सेमिया के कारण। PDB पैगेट डिसीज ऑफ द बोन, जिसमें आपकी एक या फिर ज़्यादा बोन्स अफेक्ट होंगी, असिम्प्टोमेटिक रहेगा, मतलब कुछ दिनों तक तो आपको अंतर ही समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर आपकी बोन्स क्या करेंगी? आपके ब्लड सीरम में जो ज़्यादा कैल्शियम है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेंगी। क्या करेंगी? बोन में रीअब्जॉर्प्शन होगा, एक्सेसिव रीअब्जॉर्प्शन होगा, मतलब ज़्यादा कैल्शियम आपके सीरम से खींच के अपनी बोन में डिपॉजिट करेंगे। जब ज़्यादा कैल्शियम होगा तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो ज़रूर होगी, तो वो क्या कहलाएगी यहाँ पे? पैगेट्स डिसीज। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस? कौन सी डिसीज है जो कि वायरस से होगी? रेबीज, मम्स, एड्स, सिफिलिस, टाइफाइड, टेटनस या फिर कोलेरा, टीबी। तो यहाँ पर जो डिसीज किससे हो रही हैं? वायरस से हो रही हैं, वो कौन सी है? तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है वो है रेबीज और मम्स। क्या है? रेबीज और मम्स, ये दोनों वायरल डिसीज हैं। एक होती है लाइजा वायरस से, दूसरी मम्स भी क्या है? वायरल इन्फेक्शन है। एड्स और सिफिलिस, तो एड्स यहाँ पर HIV वायरस से हो रहा है, सिफिलिस होगा ट्रिप्नोमा पैलिडियम नाम के बैक्टीरिया से, टाइफाइड होगा साल्मोनेला एंट्रिका सीरोटाइप टाइफी बैक्टीरिया या फिर साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया। टिटनस भी एक बैक्टीरियल डिसीज है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से होगा। कोलेरा विब्रियो कोलेरा नाम के बैक्टीरिया से होगा। टीबी होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। तो यहाँ पर एक आपसे पेयर पूछा है कि कौन सा पेयर है जो कि वायरस के थ्रू हो रहा है, तो होगा रेबीज और मम्स। बाकी एड्स, सिफिलिस, टाइफाइड, टिटनस, कोलेरा, टीबी ये सभी किससे हो रही हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन इज द VIA इज यूज्ड टू, तो VIA का यूज़ किसके लिए किया जाता है? डायग्नोज द ओरल कैंसर, ट्रीट द लंग्स कैंसर, रेडिएशन थेरेपी फॉर इंटेस्टाइनल कैंसर या फिर स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर। तो VIA का इस्तेमाल किया जाता है सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए। विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसिटिक एसिड, अरे स्पैटुला यूज़ करके सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए यहाँ पे VIA को यूज़ किया जाता है। सिंपल और इनएक्सपेंसिव टेस्ट होता है जो कि सर्वाइकल जो प्री कैंसरस लीजन होंगे उनको अर्ली स्टेज में डायग्नोज करने के लिए, स्क्रीनिंग करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसिटिक एसिड। नेक्स्ट वन इज द डायरिया मीन्स लूज स्टूल्स इन 1 डे। तो एक दिन में कितने बार स्टूल पास करते हैं तब डायरिया कंसीडर किया जाएगा? 2 और मोर टाइम्स, 3 और मोर टाइम्स, 4 और मोर टाइम्स या फिर 5 और मोर टाइम्स। डायरिया कंसीडर किया जाता है जब 3 या फिर 3 से ज़्यादा बार आपने स्टूल पास किया हो एक ही दिन में। लूज स्टूल 3 या फिर 3 से ज़्यादा बार, तो क्या कहलाएगा? डायरिया। नेक्स्ट वन इज द Which of the following virus is responsible for most incidence of common cold? तो जो कॉमन कोल्ड होती है उसके लिए कौन सा वायरस सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है? राइनो, T4, MSZ या फिर सिमियन वायरस 40, ये सभी वायरस के नाम हैं। तो जो वायरस सबसे ज़्यादा कॉमनली कोल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो होगा राइनो वायरस, जिसकी नाक बहती रहती है, हमेशा सर्दी जुकाम रहता है, वो उसके लिए वायरस रिस्पॉन्सिबल है राइनो वायरस, जो कि एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन ओपन वायल पॉलिसी। तो वैक्सीन वायल पॉलिसी का नाम आपने सुना होगा, जिसमें वैक्सीन को हमें कह सकते हैं कि खराब होने से बचाने के लिए वैक्सीन वायल पॉलिसी अपनाई जाती है। तो वैक्सीन वायल पॉलिसी में, ओपन वायल पॉलिसी में कौन सी वैक्सीन आएगी? मीजल्स, पेंटावैलेंट, रोटावायरस या फिर BCG। तो जो ओपन वायल पॉलिसी में आएगी वो होगी मीजल्स वैक्सीन। कौन सी? सॉरी, पेंटावैलेंट वैक्सीन। यहाँ पर जो ओपन वायल पॉलिसी में वैक्सीन पूछी है वो होगी पेंटावैलेंट वैक्सीन, मतलब इसमें जो 5 वैक्सीन कंसीडर होती हैं एग्जाम में, इनका नाम भी आपको आता है।
तो यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं ओपन वायल पॉलिसी की। तो ओपन वायल पॉलिसी में जो वैक्सीन आएगी वो होगी पेंटावैलेंट वैक्सीन। ओपन वायल पॉलिसी में जो पेंटावैलेंट वैक्सीन है, पेंटावैलेंट वैक्सीन का मतलब डीपीटी, हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और HIV। तो ये क्या है, पेंटावैलेंट हो गई। और ओरल पोलियो वैक्सीन ये किस में आ जाएंगी, ये होंगी आपकी ओपन वायल पॉलिसी में। किसमें, ओपन वायल पॉलिसी में। और जो ओपन वायल पॉलिसी है मीजल्स, BCG, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस वैक्सीन पर है जो एप्लीकेबल नहीं रहेगी। नेक्स्ट वन इज द इन इंडिया विच वन इज द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रेफरल यूनिट। तो पहली फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या है, सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या रीजनल हॉस्पिटल। तो इंडिया में जो फर्स्ट रेफरल यूनिट है वो कौन सी है, वो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। क्या है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। बेस लेवल पे पूछे तो सब सेंटर, फिर आता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर का मेनली चीफ इंचार्ज पूछा जाता है तो वो होता है मेडिकल ऑफिसर। फिर आता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को क्या कहा जाता है, फर्स्ट रेफरल यूनिट। अब यदि पॉपुलेशन नॉर्म्स पूछते हैं तो 3000 से 5000 सब सेंटर का होगा। 3000 जो पहाड़ी इलाके हैं, 5000 प्लेन एरिया। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में होता है 20,000 से 30,000 तक, और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में होता है 80,000 से लेके 1,20,000 तक। क्लियर। नेक्स्ट वन इज ग्रे बेबी सिंड्रोम seen in infants characterized by progressive abdominal distension, pallor, cyanosis and vasomotor collapse 3 to 4 days are associated with use of। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम इनमें से एक मेडिसिन का क्या है, साइड इफेक्ट है। तो वो कौन सी मेडिसिन है जिसके कारण बच्चे का कलर ग्रे कलर का हो जाएगा। जो मेडिसिन 3 से 4 दिन तक यूज़ की गई उसके बाद बच्चे में साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। सल्फाडाइजिन, क्लिंडामाइसिन, क्लोरेम्फेनिकोल या फिर वैंकोमाइसिन। तो वैंकोमाइसिन तो रेड वेन सिंड्रोम, मतलब रेड कलर का कलर क्रिएट कर देगी, मतलब जो साइड इफेक्ट बॉडी रेड रेड रहेगी आपकी। लेकिन ग्रे बेबी सिंड्रोम में बच्चे का कलर ग्रे टाइप का होगा, स्काई ब्लू टाइप का हो जाएगा, और वो है क्लोरेम्फेनिकोल। क्या है, क्लोरेम्फेनिकोल। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एक्टिव लेबर इंजेक्शन अर्गोमेट्रिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो एक्टिव मैनेजमेंट में क्या किया जाता है, जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होगा यहाँ पे एक्टिव मैनेजमेंट किया जाएगा ताकि PPH से प्रिवेंट कर सकें। तो अर्गोमेट्रिन दिया जाएगा। तो अर्गोमेट्रिन किस केस में आप नहीं देंगे, प्रोलॉन्ग्ड लेबर में, सीवियर एक्लेम्सिया में, प्रीमी ग्रेविडा में कि नन ऑफ द अबव में। प्रोलॉन्ग लेबर में दे सकते हैं, प्रीमी ग्रेविडा को दे सकते हैं, लेकिन यदि माँ के लिए हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है, जो कि सीवियर एक्लेम्सिया क्या हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हम कहेंगे, डिसऑर्डर है सीवियर एक्लेम्सिया, इस केस में आप अर्गोमेट्रिन नहीं देंगे। इसका एक रीज़न ये होता है कि यदि आपने अर्गोमेट्रिन दिया तो यहाँ पर जो स्मूथ मसल्स हैं क्या करेंगी, प्रिसिपिटेट जो और ज़्यादा सेरिब्रल वैसोस्पाज्म भी कॉज कर सकती हैं और मरीज सीधा ऊपर निकल लेगा, यूट्राइन रप्चर का कॉज कर सकती हैं, क्योंकि ऑलरेडी बेबी बड़ा हुआ है, आपने अर्गोमेट्रिन दे दिया तो और ज़्यादा बढ़ेगा पर्सन सीधा ऊपर। तो यहाँ पर जो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है अर्गोमेट्रिन का प्रेगनेंसी में वो होता है यदि माँ के लिए कोई भी हाइपरटेंसिव मतलब BP बढ़ने वाली समस्या हो तो उस केस में इसको अवॉइड किया जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था कल के PGI संगरूर एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। तो इनमें से ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन के फीचर्स क्या हैं, रेगुलर, इनफ्रिक्वेंट एंड पेनलेस, रिदमिक, फ्रिक्वेंट एंड पेनलेस, नॉन रिदमिक, इंटरमिटेंट एंड पेनफुल, या फिर रेगुलर, कंटिन्यूस एंड पेनफुल। तो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन में जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आते हैं तो रेगुलर होते हैं, पेनलेस होंगे मतलब दर्द नहीं होगा, और इनफ्रिक्वेंट रहेंगे। तो ये क्या है, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, इनको हम फॉल्स लेबर पेन भी कह सकते हैं, और ये जनरली आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में ही फील होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो ट्रू लेबर पेन होते हैं जिनको हम ट्रू लेबर पेन कहेंगे, मतलब सही में लेबर पेन आ रहा है, रेगुलर रहेंगे, प्रोग्रेसिव होंगे, लॉन्गर होंगे, स्ट्रॉन्गर होंगे, आप लेट जाओ बैठ जाओ खा पी लो कुछ भी में ठीक नहीं होंगे। लेकिन ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन इसको हम फॉल्स लेबर भी कह सकते हैं,
जिसमें आपको सीधा बस एब्डोमेन में सामने की तरफ दर्द होगा, लेट जाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा, कुछ खा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द नेम द कंडीशन इन विच द ग्रेविड यूट्रस एक्सर्ट्स aortocaval compression and the pregnant mother lies on her back। तो यहाँ पर प्रेग्नेंट मदर को कहा जाता है कि आप लेफ्ट साइड जो लेटिए, तो लेफ्ट साइड करवट करके लेटिए। तो यदि ग्रेविड यूट्रस में यदि एक्सर्शन पड़ता है, आप प्रेग्नेंट मदर सीधे जाके लाई डाउन हो जाए, लेट जाए, तो ये क्या होगा, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम, फीटल कंप्रेशन, सुपीरियर वेना केवा या लेफ्ट आर्टरियल कंप्रेशन। तो ग्रेविड यूट्रस मतलब प्रेगनेंसी में आप जाके सीधा स्ट्रेट लेट जाते हैं तो जो कंप्रेशन फील होगा वो कहलाएगा सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। क्या होगा, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। इसीलिए प्रेगनेंसी में कहा जाता है कि माँ कैसे लेटे, लेफ्ट साइड करवट करके लेटे, क्योंकि जितने भी जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं बेबी के वो क्या रहेंगे, कंप्रेस नहीं होंगे, वो माँ को भी ब्लड प्रेशर की स्पेशली बीपी लो होने की प्रॉब्लम फील नहीं होगी। नेक्स्ट इज वंडल्स रिंग इज ऑल्सो टर्म्ड एज वंडल्स का टर्म यूज किया गया है, पैथोलॉजिक रिट्रैक्शन रिंग, फिजियोलॉजिक रिट्रैक्शन रिंग, कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग या फिर कॉन्ट्रैक्शन रिंग। तो जो बंडल्स रिंग है इनके लिए पैथोलॉजिकल यूटेराइन रिट्रैक्शन रिंग भी कहा जाता है। क्या है, पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग। ये क्यों इनको यूज किया जाता है, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शन आते हैं क्या होंगे, अपर कॉन्ट्रैक्टाइल यूट्राइन सेगमेंट रहेगा और लोअर यूट्राइन सेगमेंट रहेगा। पार्चुरेशन के टाइम पर, जन्म के समय जो बेबी का हेड बाहर आएगा उस टाइम पर ये बंडल्स रिंग क्या करेंगी, कॉन्स्ट्रिक्शन में, मतलब जो आपका एक बार यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आए, फिर कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, फिर डायलिटेशन हुआ, तो इसमें क्या होगा, ये रिंग बहुत ही अच्छे से पार्चुरेशन मतलब जन्म के टाइम पे बहुत ही अच्छे से हेल्प करेंगी। इसीलिए इनका नाम क्या है, पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग और बंडल्स रिंग। नेक्स्ट वन इज द मैकेनिज्म वाई विच लैक्टेशन कॉज एमनोरिया एंड एनवोल्यूशन इज। तो कौन सी मैकेनिज्म है, जब यदि माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, फीड कराती है, कंप्लीट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तो ना तो पीरियड्स आते हैं मतलब एमनोरिया हो गया, ना ही एनवोल्यूशन, ना जब पीरियड्स ही नहीं आएंगे तो एग कहाँ से रिलीज होगा, तो वो सिचुएशन कहलाएगी एनवोल्यूशन। तो यहाँ पर क्या मैकेनिज्म यूज होगी, इंक्रीज्ड प्रोलैक्टिन लेवल के कारण, LH सर्क के कारण, इंक्रीज्ड GnRH के कारण या फिर हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेट। तो जब माँ अपने बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराती है, जिसको हम लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड भी कहेंगे कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पे, तो वो होगी यहाँ पर लैक्टेशन के कारण ना तो पीरियड्स आ रहे हैं ना एग रिलीज हो रहा है, एनवोल्यूशन एमनोरिया दोनों सिचुएशन हो रही है, तो होगा प्रोलैक्टिन लेवल के बढ़ने के कारण। किसके कारण, प्रोलैक्टिन लेवल के बढ़ने के कारण। तो प्रोलैक्टिन लेवल है ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, GnRH हार्मोन है, इसको क्या करेगा, सप्रेस करने का काम करेगा हाइपोथैलेमस में। तो इसीलिए जब ये हार्मोन सप्रेस होगा तो ना तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये क्या करेगा, कम होगा तो जो फॉलिकुलर मैच्यूरेशन हर महीने हो रहा है उसको भी क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, ना फिर ओव्यूलेशन होगा ना एग रिलीज होगा। तो इसीलिए लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड जो कि 100% तो इफेक्टिव नहीं होती है, बट यदि आपके एक भी बार पीरियड्स नहीं आए हैं, 2-3 महीने कंटिन्यूस हो गए, आप बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराते हैं, तब आपको, यदि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मदर है आप, तो आप लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड अपना सकते हैं। इसमें जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है इसका लेवल बढ़ने के कारण ना आपको ओव्यूलेशन होगा ना ही आपके पीरियड्स आएंगे। नेक्स्ट वन इज द इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी द लोअर यूटेराइन सेगमेंट। तो डिलीवरी के तुरंत बाद क्या है, डिलीवरी के तुरंत बाद लोअर यूटेराइन सेगमेंट कैसा होगा, बिकम फर्म एंड इलास्टिक, प्रोग्रेसिव अनफोल्ड्स फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, हाइपरट्रॉफीज एंड एलोंगेट्स, बिकम अ थिन फ्लेवियन कोलेप्स्ड स्ट्रक्चर। तो डिलीवरी के तुरंत बाद जो लोअर यूटेराइन सेगमेंट है क्या होगा, थिन रहेगा, फ्लेवी मतलब फ्लफी टाइप से रहेगा और कोलेप्स्ड रहेगा। कैसा होगा, सिकुड़ते जाएगा क्योंकि फीटस बाहर आ गया, प्लेसेंटा बाहर आ गया है। डिलीवरी के तुरंत बाद कैसा रहेगा, यूट्रस का जो लोअर एरिया थिन फ्लेवी एंड कोलेप्स्ड, जो कि धीरे धीरे श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। जब श्रिंक होगा मतलब श्रिंक हो रहा है धीरे धीरे, इमीडिएटली श्रिंक डाउन, तुरंत तो ये नहीं होगा, धीरे धीरे टाइम लगेगा,
जो पीरियड कहलाता है 6 वीक का परपीरियम पीरियड, इसमें नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में पूरे कंप्लीट ऑर्गन चले जाएंगे, स्पेशली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नेक्स्ट वन इज a health assessment reveals that a woman after an abortion has infection spread to her parametrium, fallopian tubes and ovaries. Which of the following documentation of this finding made by a nurse will be considered correct? तो यहाँ पर एक हेल्थ असेसमेंट किया गया है अबॉर्शन के बाद। तो जो इन्फेक्शन है अबॉर्शन करने के कारण पैरामेट्रियम में, फैलोपियन ट्यूब्स में और ओवरी तक फैल चुका है। तो अब यहाँ पर कौन से डिग्री का अबॉर्शन होगा? ग्रेड फर्स्ट सेप्टिक। इन्फेक्शन हो रहा है मतलब सेप्टिक अबॉर्शन है, भी ध्यान से सुनिए, इन्फेक्शन की बात हो रही है, दैट मीन्स क्या है? सेप्टिक अबॉर्शन है। तो ग्रेड फर्स्ट सेप्टिक अबॉर्शन, ग्रेड सेकेंड, ग्रेड थर्ड या फिर ग्रेड सिक्स्थ। तो कौन से ग्रेड का अबॉर्शन हुआ है यहाँ पे? जब इन्फेक्शन फैलना स्टार्ट हो गया है अबॉर्शन के बाद, जिसमें पैरामेट्रियम, फैलोपियन ट्यूब्स और ओवरी क्या है? इन्वॉल्व हो गई हैं, तो ये कहलाएगा ग्रेड सेकेंड सेप्टिक अबॉर्शन। क्या है? ग्रेड सेकेंड सेप्टिक अबॉर्शन। ग्रेड फर्स्ट में ओनली यूट्रस का जो लोकलाइज्ड एरिया है वहीं पे होगा। सेकेंड में फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, पेल्विक पेरिटोनियम, पैरामेट्रियम, यूट्रस सब इन्वॉल्व होगा। ग्रेड थर्ड में आपके मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अलावा जो अदर ऑर्गन है वो भी अफेक्ट होंगे, जिसमें आपको जॉइंटिस होगा, पेरिटोनाइटिस होगा, रीनल फेलियर भी हो सकता है। तो याद रखें, ग्रेड फर्स्ट में ओनली यूट्रस, ग्रेड फर्स्ट सेप्टिक अबॉर्शन में ओनली यूट्रस होगी अफेक्ट, इन्फेक्शन होगा। ग्रेड सेकेंड में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जैसे ओवरी हो गई, फैलोपियन ट्यूब होगा, पैरामेट्रियम हो गई, पेल्विक पेरिटोनियम हो गई, ये एरिया अफेक्ट होगा। ग्रेड थर्ड में ऑल ओवर बॉडी में इन्फेक्शन फैलना स्टार्ट होगा। नेक्स्ट वन इज द which of the following terms is used for defining the relationship of a reference point on the presenting part to the various quadrant of the pelvis? तो ये क्या कहलाएगा? जिसमें जो प्रेजेंटिंग पार्ट की बात हो रही है कि जो पेल्विस क्वाड्रेंट में अलग अलग टाइप से होगा, क्या प्रेजेंटेशन, पोजीशन, एटीट्यूड या फिर लाइन। तो प्रेजेंटिंग पार्ट की बात हो रही है तो वो कहलाएगा यहाँ पर प्रेजेंटेशन ही। नॉर्मल प्रेजेंटेशन होगा किस तरीके का? लॉन्गिट्यूडनल लाई, नॉर्मल लाई है, आइडियल लाई है, मतलब बच्चे का सिर नीचे है तो क्या है? वर्टिक्स और सिफेलिक प्रेजेंटेशन कहलाएगा। फिर लॉन्गिट्यूडनल लाई का मतलब, यहाँ पर लाई का मतलब होता है लॉन्ग एक्सेस ऑफ द फीटस टू द लॉन्ग एक्सेस ऑफ द मदर। जो फीटस का हेड जो लॉन्ग एक्सेस है, मतलब बेबी यदि पूरा एक तरीके से हम कहें कि वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल लाई में है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल लाई वर्टेक्स से फेलिक्स प्रेजेंटेशन होगा, मतलब बच्चा आइडल वेजाइनल डिलीवरी के लिए क्या है? सही है। यदि लॉन्गिट्यूडनल लाई और ब्रीच प्रेजेंटेशन का मतलब है कि बच्चा क्या है? हेड की जगह बच्चे के बटक्स आ गए तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में आ जाए। और ट्रांसवर्स लाई में बच्चा पूरा कैसा हो जाएगा? एक तरीके से हमें कहें कि जो लॉन्ग एक्सिस से बेबी का रिलेशन है जो माँ के सिम्फाइसिस प्यूबस से पूरा वर्टिकल वे में हो जाए तो कहलाएगा ट्रांसवर्स लाइन। नेक्स्ट वन इज द का है 1 साल के बच्चे में पर डे है जो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वेट के कहा है, पर केजी वेट के हिसाब से कितनी कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो पर केजी की बात करें तो पर केजी के हिसाब से 100 किलो कैलोरी पर केजी है जो कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी। कितना? 100 कैलोरी। यदि बच्चे का वजन 1 साल के बच्चे का वजन 10 किलोग्राम है तो उसको कितनी कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी? 1000 किलो कैलोरी की। लेकिन यहाँ पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से कहा है तो कितना? 100 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, 100 किलो कैलोरी पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 100 किलो कैलोरी पर केजी। कैलकुलेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर 1 ईयर चाइल्ड इज 100 किलो कैलोरी पर केजी। सो टोटल कैलोरी इनटेक विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1000 किलो कैलोरी पर डे। तो 1 साल के बच्चे में पूछते हैं तो कितना? 1000 किलो कैलोरी पर डे। इनकेस आपको एग्जाम में बच्चे का वेट दिया जाए और पूछा जाए कितनी कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी इस बच्चे को, तो यहाँ पर वेट के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 किलोग्राम के हिसाब से 100 किलो कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर यदि बच्चे का वजन 10 किलो है, 11 किलो है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलोरी कैलकुलेट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वन, इफ अ बेबी born at CSC in immunization, which vaccine should be administered first?
यदि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में एक बेबी डिलीवर हुआ है तो कौन सी वैक्सीन आप उसको सबसे पहले देंगे? डीपीटी, एमएमआर, बीसीजीएफ, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन सभी दी जाती हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली 3 वैक्सीन दी जाती हैं, बीसीजी, ओरल पोलियो वैक्सीन एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हम जाएंगे तो आपकी जो वैक्सीन दी जाएगी वो क्या होगी? बीसीजी वैक्सीन। अब बीसीजी वैक्सीन किस रूट से दी जाती है, कहाँ पे दी जाती है, फिर सब चीज़ें हम देखेंगे। तो बीसीजी वैक्सीन इंट्राडर्मली दी जाती है। ओनली एक ही ऐसी वैक्सीन है जो इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है, लेफ्ट अपर आर्म में। बीसीजी वैक्सीन का जो डोज होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ दिया जाता है 0.05 ml। इन केस बच्चे को एट द टाइम ऑफ बर्थ हम बीसीजी वैक्सीन नहीं दे पाए हैं तो उसको जो बीसीजी का हम डोज देंगे 4 वीक का, यदि बच्चे की एज 4 वीक से ज़्यादा की हो गई या फिर 1 महीने से ज़्यादा की हो गई तो 1 महीने से ज़्यादा की एज से लेकर 1 ईयर तक की एज तक बच्चे को जो बीसीजी वैक्सीन का डोज दिया जाएगा वो होगा 0.1 ml। कितना? 0.1 ml डोज है जो फिर दिया जाएगा। फिर यहाँ पे बात आती है कि बीसीजी कौन सी वैक्सीन है? तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, प्रोटेक्ट करती है ट्यूबरक्लोसिस से। इसका डाइल्यूशन पूछा जाता है तो नॉर्मल सलाइन इसको डाइल्यूट किया जाता है, स्टोरेज टेम्परेचर होता है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, यहाँ पर लिख के रख सकते हैं। नेक्स्ट वन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड इन। तो ILO का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? स्कॉटलैंड में है, जेनेवा में है, डेनमार्क में है कि USA में है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड क्वार्टर है जेनेवा में। कहाँ पर? जेनेवा में। इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। जेनेवा में WHO का हेड क्वार्टर भी है। यहाँ पर ILO का ये लोगो रहा जो आपको एग्जाम में आ सकता है, तो लोगो बस दे देंगे कि किसका है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, हेड क्वार्टर स्विट्जरलैंड जेनेवा में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर एक क्वेश्चन अभी रिसेंट में जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था। Three Ds, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस आर द सिम्टम ऑफ विच डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। तो ये तीनों सिम्टम किसके हैं? GMCH में एग्जाम में आया था अभी ये पेपर, जो रिसेंट में पेपर हुआ है, आई थिंक 28 को पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था आपसे थायामिन के, राइबोफ्लेविन के, बायोटिन के या फिर नियासिन के। तो ये किसके हैं? यहाँ पर जो भी साइन है 3, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, ये तीनों साइन किसके हैं? तो ये हैं यहाँ पर नियासिन की कमी के कारण होने वाले सिम्टम। नियासिन की कमी के कारण होने वाले सभी सिम्टम है। पेलाग्रा, जो पेलाग्रा डिसीज होती है उसके तीनों सिम्टम है डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, और ये किसकी कमी से होंगे? नियासिन की कमी से। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच इज़ द बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी इन अ क्लाइंट। यदि किसी मरीज में आयरन की कमी है, आयरन की डेफिशिएंसी है, तो कौन सी टेस्ट से हम क्लियर करेंगे कि उसको आयरन की कमी है? फेरस सल्फेट से, सीरम फेरेटिन से, सीरम आयरन से या फिर हीमोग्लोबिन से? कौन सा टेस्ट है जो क्लियर कट बताएगा कि पर्सन को आयरन की कमी है? तो वो होगा यहाँ पर सीरम फेरेटिन। क्या होगा? सीरम फेरेटिन टेस्ट किया जाएगा जिससे कंफर्म होगा कि पर्सन को क्या आयरन की कमी है। आयरन की कमी से मेनली क्या होता है? एनीमिया। नेक्स्ट वन, ट्रिप्टोफैन इज प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट। तो ट्रिप्टोफैन सभी में होगा, किसी एक को छोड़कर, मैजे में, चिकन में, फिश में या फिर चीज़ में। तो ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है जिसकी ज़रूरत नॉर्मल ग्रोथ के लिए पड़ेगी, स्पेशली इन्फेंट्स में, और एडल्ट्स में किसके लिए? नाइट्रोजन का बैलेंस बनाने के लिए बॉडी में। लेकिन ये सभी चीज़ों में रहेगा किसी एक को छोड़कर। तो एक इसमें नहीं रहेगा, नहीं रहेगा मैजे में। किसमें? मैजे में ट्रिप्टोफैन नहीं रहेगा, बाकी सभी में रहेगा। ओवर मैजे खाने से कौन सी कहते हैं? मैजे। और ट्रिप्टोफैन है जो मैजे में, जो कॉर्न है उसमें नहीं रहेगा, बाकी चिकन में होगा, फिश में होगा, चीज़ में होगा। आपको आज की क्लास का क्वेश्चन है कि जो मैजे है, ओवर मैजे खाने से कौन सी डिसीज़ होती है? बहुत सारी डिसीज़ होती है जिसमें मैजे और कॉर्न को क्या कहा जाता है? अवॉइड करने को कहा जाता है। तो आपको आज की क्लास का क्वेश्चन है कि कौन सी डिसीज़ है जो मैजे और मक्का जो भुट्टा है उसके खाने से होती है। तो यहाँ पर जो ट्रिप्टोफैन है सब में प्रेजेंट होगा, किसमें नहीं होगा? तो वो नहीं होगा किसमें? मैजे में। और ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है, न्यूबॉर्न जो इन्फेंट्स हैं उनके लिए ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, और जो एडल्ट्स उनमें नाइट्रोजन का बैलेंस बनाने के लिए हेल्प। टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट HIV इज नोन एज। तो टाइम पीरियड आपको बताना है
क्या है, टाइम पीरियड बताना है जब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाए। इन्फेक्शन होने से लेके एंटीबॉडी डिटेक्ट होने तक का टाइम पीरियड HIV का क्या कहलाएगा, विंडो एक्यूट इन्फेक्शन, एक्टिव HIV, विंडो पीरियड या फिर क्रॉनिक इन्फेक्शन क्या कहलाएगा, जिसमें आपको बताना है कि इन्फेक्शन होने से लेके बॉडी एंटीबॉडी डिटेक्ट होने के बीच का जो ड्यूरेशन है वो क्या कहलाएगा। तो ये कहलाएगा आपका विंडो पीरियड। क्या कहलाएगा, विंडो पीरियड। जब आपकी बॉडी को HIV इन्फेक्शन हो गया है और जब एंटीबॉडी डिटेक्ट होना है कि एक्यूरेट है या नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका विंडो पीरियड। नेक्स्ट वन है यहाँ पर पेप स्मीयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो पेप स्मीयर किस टाइप का एग्जाम्पल है, प्राइमरी प्रिवेंशन का, सेकेंडरी का, टर्सरी का या फिर नन ऑफ द अबव। तो पेप स्मीयर किसके लिए किया जाता है, सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोस करने के लिए। किसके लिए, सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोस करने के लिए। तो यहाँ पर एक जो सर्वाइकल कैंसर है क्या है, सब क्लिनिकल स्टेट होती है डिसीज की प्रोग्रेस होने के पहले की। और प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या करते हैं, हम हेल्थ एजुकेशन देंगे, BCG वैक्सीन देंगे। लेकिन पेप स्मीयर में क्या करेंगे, हम डिसीज को डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये किस में आएगा, ये आएगा सेकेंडरी प्रिवेंशन में। किस में आएगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर रेबीज इज कॉज्ड बाय वायरस कॉल्ड। तो रेबीज का जो वायरस है उसका नाम क्या है, एडिनो वायरस, फाइलेरियल मैक्सो वायरस या फिर लाइजा वायरस टाइप फर्स्ट। तो यहाँ पर रेबीज है, इसका पॉजिटिव एजेंट है, वायरस है वो क्या है, वो है लाइसा वायरस टाइप फर्स्ट। क्या है, लाइसा वायरस टाइप फर्स्ट और रेब्डोब्रेडो सेरोटाइप फर्स्ट फैमिली से बिलोंग करेगा। मेनली नाम याद रखना है रेबीज। रेबीज का जो एक क्लासिकल साइन है वो होता है हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना। रेबीज किसके कारण होगा, कौन से वायरस से होगा, तो वो RNA वायरस लाइसा वायरस टाइप फर्स्ट से होगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सेफ फॉर डिस्पोजल ऑफ मरकरी। तो मरकरी को हम कौन सी मेथड से डिस्पोज कर सकते हैं, यदि फर्श में मरकरी गिर गई है तो आप कैसे उसको कलेक्ट करेंगे, वरी अंडर द अर्थ, ऑटोक्लेविंग, कलेक्ट केयरफुली एंड रीयूज या फिर नन ऑफ द अबव। यदि मरकरी गिर गई है नीचे तो आप उसको कैसे है जो क्या करेंगे, डिस्पोज करेंगे सेफली। तो करना है आपको केयरफुली कलेक्ट करना है, देन आफ्टर आप उसको रीयूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, कलेक्ट द केयरफुली एंड आफ्टर द रीयूज। नेक्स्ट वन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में आता है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, 1974 में, 1985 में, 1978 में, फिर 1992 में। तो जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है कब लॉन्च हुआ था लॉन्च 19 नवंबर 1985 में। गेट योर चाइल्ड फुली वैक्सीनेटेड। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है तो मिशन इंद्रधनुष का लोगो दिख रहा है, एग्जाम में भी आता है आपको। लेकिन UIP जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था 19 नवंबर 1985 में। यदि आपको फुल डेट के साथ पूछे तो 19 नवंबर 1985 आपको बताना है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर स्कॉच टेप स्वैब इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई। तो स्कॉच टेप स्वैब टेस्ट है, किसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, टेप बॉम्ब के लिए, पिन बॉम्ब के लिए, क्रिप्टोस्पोरिडियम के लिए या फिर नन ऑफ द अबव के लिए। टेप का सेलोफेन टेप स्वैब टेस्ट है, किसके लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है पिन बॉम्ब के लिए। किसके लिए, पिन बॉम्ब को आइडेंटिफाई करने के लिए। स्पेशली ये बच्चों में तो किया ही जाता है लेकिन एडल्ट्स में भी यूज़ किया जाता है। जैसे सेलो टेप होता है उसी तरीके से रेक्टम एरिया में इसको चिपका के है जो एड देन वापस से निकाला जाएगा कि कोई भी पिन बॉम्ब वहाँ पर नहीं है तो नहीं, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है कौन सा टेस्ट, स्कॉच टेप स्वैब टेस्ट भी हम इसको कह सकते हैं या फिर सेलोफेन स्वैब टेस्ट। नेक्स्ट वन है यहाँ पर मंडे फीवर इज ऑल्सो नोन एज। तो मंडे फीवर का दूसरा नाम क्या है, बैगोसिस, बायसिनोसिस, COPD या फिर एस्टोसिस। मंडे फीवर का दूसरा नाम है बायसिनोसिस। क्या है, बायसिनोसिस एक रेयर लंग डिसीज है जो कि हेमफ्लेक्स या फिर कॉटन फाइबर डस्ट के कारण होगा, आपको याद रखना है। और ये ऑक्यूपेशनल अस्थमा का कॉज भी बनेगा या फिर बायसिनोसिस को मंडे फीवर कहेंगे। और जितनी भी जो कॉटन पार्टिकल्स कॉटन डस्ट के कारण होगा तो ये कहलाएगा बायसिनोसिस। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रेबीज फ्री जोन इन इंडिया। तो इंडिया का रेबीज फ्री जोन कौन सा है, मतलब वहाँ पर एक भी रेबीज के केस नहीं आते हैं। अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका।
तो रेबीज फ्री जोन है तो वो है लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप को इंडिया में रेबीज फ्री जोन है जो घोषित किया गया है। नेक्स्ट वन, विच इज़ द रिकमेंडेड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डीपीटी वैक्सीन इन इन्फेंट। तो इन्फेंट में डीपीटी वैक्सीन कहाँ पे दी जाती है? लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिथाई, फोराम, डेल्टॉइड मसल्स या फिर ग्लूटियल मसल्स में। तो डीपीटी वैक्सीन दी जाती है इन्फेंट्स में कहाँ पर? लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई, जो कि एक सेफेस्ट एरिया है वैक्सीन एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करने के लिए और नर्व इंजरी को मिनिमाइज करने के लिए। यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है कि लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई में ही क्यों डीपीटी वैक्सीन दी जाती है, आइम रूट से दी जाती है। तो इसलिए ताकि वैक्सीन को प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन किया जा सके और नर्व इंजरी को हम क्या कर सकें, अवॉइड कर सकें। नेक्स्ट वन है यहाँ पर डिसीज विच आर ट्रांसमिटेड बाय वाटर एंड फूड आर कॉल्ड। ऐसी डिसीज जो फूड और वाटर से ट्रांसमिट होंगी कौन सी डिसीज कहलाती हैं? वेक्टर बॉर्न, फॉमिट बॉर्न, व्हीकल बॉर्न या फिर एयर बॉर्न। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ऐसी डिसीज जो वाटर और फूड के थ्रू ट्रांसमिट होंगी वो कौन सी डिसीज कहलाएंगी? जो डिसीज वाटर और फूड के थ्रू होती है वो कहलाती है व्हीकल बॉर्न। क्या है? व्हीकल बॉर्न डिसीज। जो इनका पॉजिटिव एजेंट होते हैं इनमें ट्रांसमिशन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के थ्रू होगा। आपको याद रखना है व्हीकल बॉर्न का मतलब है कि जो ट्रांसमिशन होगा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के थ्रू डिसीज को कैरी करेगा। और जो लाइफ साइकिल है पैथोजन की एक होस्ट से दूसरे होस्ट में होगी तो वो क्या कहलाएगा? व्हीकल बॉर्न डिसीज। दूसरा आता है फॉमिट बॉर्न। तो फॉमिट बॉर्न ट्रांसमिशन किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू होगा। कंबल में लिपट के आपके वायरस आ सकते हैं, बैक्टीरिया आ सकते हैं, स्नीजिंग कफिंग के थ्रू भी आ सकते हैं। जो कॉमन कोल्ड है जनरली फॉमिट बॉर्न भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा कि ऐसी डिसीज जो फूड और वाटर के थ्रू फैलेंगी वो क्या कहलाती है? व्हीकल बॉर्न। और ऐसी डिसीज जो कोई ऑब्जेक्ट के थ्रू हो सकती है वो फॉमिट बॉर्न। वेक्टर बॉर्न का मतलब है कि वेक्टर इसका कुछ अलग होगा। वेक्टर का मतलब है यहाँ पर मॉस्किटो हो सकता है, वायरस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, और जो वेक्टर बॉर्न डिसीज है ये ह्यूमन और अदर एनिमल के थ्रू होंगी। ब्लड फीडिंग एंथ्रोपॉइड हो गए, वही मैंने आपको बताया, मॉस्किटो हो गए, टिक फ्लीज हो गए, डेंगू फीवर हो गया, मलेरिया हो गया, सभी क्या वेक्टर बॉर्न डिसीज हैं। एयरबॉर्न में जो पार्टिकल स्नीजिंग कफिंग के थ्रू स्पेशली होंगे वो आ जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग डे सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम कब मनाते हैं? जून 5 को, जुलाई 5 को, जनवरी 5 को या फिर मई 5 को। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं जून 5 को। कब करते हैं? जून 5 को। और इस साल की ओनली वन अर्थ क्या था? ओनली वन अर्थ, जिसको कैंपेन का स्लोगन भी रखा गया था लिविंग सस्टेनेबिलिटी इन हार्मोनी विथ नेचर। स्लोगन पूछे तो क्या था? ओनली वन अर्थ। और थीम पूछे तो क्या था? लिविंग सस्टेनेबिलिटी इन हार्मोनी विद द नेचर। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम थी। और आज क्या है? टीचर्स डे। क्या है आज? टीचर्स डे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आफ्टर द बर्थ द नॉर्मल न्यूनेट द डक्टस आर्टरियोसिस बिकम। बेबी डिलीवर होने के बाद जो न्यूनेट में जो डक्टस आर्टरियोसिस है किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? लिगामेंटम आर्टरियोसम में, लिगामेंटम बीनोसम में, लिगामेंटम अम्बलाइकल में, फिर नन ऑफ द अबव में। तो जो डक्टस आर्टरियोसिस है आफ्टर द डिलीवरी के बाद, नॉर्मल बर्थ के बाद न्यूनेट का जो डक्टस आर्टरियोसिस है किसमें कन्वर्ट होगा? लिगामेंट आर्टरियोसम में। किसमें? लिगामेंटम आर्टरियोसम में। जो फोरामेन ओवल है क्लोज होगा आफ्टर द बर्थ, तो ये किसमें कन्वर्ट होगा? फोसा ओवलिस में। डक्टस बीनोसिस कन्वर्ट होगा लिगामेंटम बीनोसम में। और जो विद इन अ वीक ऑफ बर्थ न्यूनेट अम्बलाइकल वेन इज कम्प्लीटली ऑब्लिटरेट एंड रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस कॉर्ड कॉल्ड राउंड लिगामेंट ऑफ लिवर। लिगामेंटम टेरेस हेपेटिस जो अम्बलाइकल कॉर्ड है किसमें कन्वर्ट होगी? तो ये होने लगती है लिगामेंटम टेरेस हेपेटिस में। लेकिन जो मेनली आपको एग्जाम में आता है डक्टस आर्टरियोसिस तो लिगामेंटम आर्टरियोसम में कन्वर्ट होगा। लिगामेंटम वेनोसम में जो कन्वर्ट होगा वो होगा डक्टस वीनोसिस। फोरामेन ओवल कन्वर्ट होगा फोसा ओवलिस में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर परसिस्टेंट वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड आउटा अकर्स ड्यू टू। तो यहाँ पर परसिस्टेंट वेस्कुलर कनेक्शन देखने को मिलेगा पल्मोनरी आर्टरी और आउटा के बीच में। तो ये किसके कारण होगा? VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के कारण, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के कारण, या फिर आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट, या फिर ऑल ऑफ दी अबव।
ये क्या है, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है, एट द टाइम ऑफ बर्थ बेबी में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो पल्मोनरी आर्टरी और अओर्टा के बीच में कनेक्शन देखने को मिलेगा, एक इसके कारण किस में देखने को मिलेगा, PDA में, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में कनेक्शन देखने को मिलेगा। ASD में क्या होगा, होल होगा, हार्ट के जो अपर चैम्बर है आर्टरिया के बीच में, तो इसमें होल होगा। और VSD में क्या होगा, लोअर चैम्बर ऑफ हार्ट के बीच में क्या होगा, वेंट्रिकल्स के बीच में क्या होगा, जो एबनॉर्मल कनेक्शन होगा वो कहलाएगा वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। एबनॉर्मल कनेक्शन होगा पल्मोनरी आर्टरी और अओर्टा के बीच में, तो वो कहलाएगा PDA। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन फॉलोइंग विच सब्सटेंस इज यूज्ड टू प्रिवेंट RH आइसो इम्यूनाइजेशन। तो RH आइसो इम्यूनाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए कौन से सब्सटेंस यूज किए जाते हैं, एंटीहिस्टामिन, इम्यूनोग्लोबुलिन A, एंटी-D गामा ग्लोबुलिन या फिर फोटोथेरेपी। तो कौन से सब्सटेंस को यूज़ किया जाता है RH आइसो इम्यूनाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये RH आइसो इम्यूनाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए डिलीवरी के विदिन 72 घंटे के अंदर एंटी-D गामा ग्लोबुलिन एडमिनिस्टर किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C। जो RH आइसो इम्यूनाइजेशन एक ऐसी कंडीशन होती है, वुमेन्स के ब्लड में कुछ ऐसी एंटीबॉडी होती हैं जो बेबी को भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं, तो इसीलिए क्या एडमिनिस्टर किया जाता है, एंटी-D गामा ग्लोबुलिन विदिन 72 घंटों के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पर, इफ अ प्रेग्नेंट वुमेन हैज़ 1 लाइव बेबी ऑलरेडी, ही हैज़ अबॉर्टेड 2 times, देन ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री विल बी। तो ऑब्स्टेट्रिक स्कोर क्या होगा यहाँ पर उसका, प्रेग्नेंट वुमेन है, एक लाइव बेबी है, 2 पहले अबॉर्शन हो चुके हैं और एट द टाइम वो प्रेग्नेंट है, तो क्या होगा, तो G4 मतलब ग्रेविड 4 times हो चुकी है। अब यहाँ पर लिविंग बेबी है एक उसका प्रेजेंट में, तो वो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अबॉर्शन भी करवा चुकी है वो 2 बार, तो यहाँ पर A2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका जो ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री निकल के आएगी वो क्या होगी, ग्रेविड 4 times, प्रेजेंट में 1 बेबी है और अबॉर्शन 2 टाइम हो चुका है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, a patient with laryngitis is treated symptomatically for 2 weeks, but he is still experiencing hoarseness, persistence hoarseness may be associated with। तो यहाँ पर एक पर्सन को अकॉर्डिंग टू सिम्टोमेटिकली ट्रीट किया गया 2 वीक, लेकिन आफ्टर दैट उसको हॉर्सनेस फील हो रही है, बार बार वही ऐसे उसको अपनी आवाज़ है जो चेंज लग रही है। तो ये क्या है, ये है ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, फ्लेरेंजियल कैंसर है, फिर नन ऑफ द अबव। तो वॉइस चेंज होना, हॉर्सनेसनेस टाइप की आपको घोड़े जैसी अपनी आवाज़ लगना, एक क्लासिकल साइन होता है किसका, लैरिंजियल कैंसर का और लैरिंग्स कैंसर का। तो यहाँ पर आप किसको मार्क करेंगे, लैरिंजियल कैंसर। 2 वीक तक आपने सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट लिया अकॉर्डिंग टू अपनी सर्दी खांसी के, लेकिन आफ्टर दैट आपकी आवाज़ आपको बदली बदली लगती है, तो ये क्या है, यह लैरिंजियल कैंसर है। नेक्स्ट वन, हु इज़ द फादर ऑफ पीडियाट्रिक। तो पीडियाट्रिक के फादर कौन है, अब्राहम जैकब, मास्लो, एरिक्सन, एफ नन ऑफ द अबव। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो अब्राहम जैकब कौन है, पीडियाट्रिक के फादर हैं। नेक्स्ट वन, एब्रप्ट विड्रॉवल ऑफ बारबिचुरेट कॉजेस। तो यदि बारबिचुरेट्स को हमने सडनली विड्रॉ कर दिया तो ये क्या कौन से साइन शो करेगा, विड्रॉवल सिम्टम होंगे, स्लीपीनेस, इरिथेमा, ईचिंग्स या फिर सीजर्स। तो बारबिचुरेट को यदि हमने सडनली विड्रॉ किया, स्टॉप किया, तो ये क्या कॉज करेगा, ये करेगा सीजर्स आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ा देगा। CNS डिप्रेजेंट मेडिसिन है बारबिचुरेट्स, और जनरली यहाँ पर इनका जो काम होता है इफेक्टिव होती हैं एंजियोलाइटिक्स के तौर पर, हिप्नोटिक्स के तौर पर भी, एंटी कन्वर्जेंट के तौर पर भी। लेकिन यदि हम इन्हीं मेडिसिन को सडनली स्टॉप कर दें तो जो विड्रॉवल सिम्टम्स होंगे वो होंगे सीजर्स, रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया, वीकनेस, डिजीनेस, नॉजिया, स्वेटिंग और एंजाइटी। लेकिन जो सबसे डेंजरस विड्रॉवल सिम्टम होगा वो क्या होगा, सीजर्स। नेक्स्ट है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन साइकोलॉजिकल थ्योरी, व्हाट इज द डेवलपमेंटल टास्क ऑफ टोडलर। तो एरिक्सन की साइकोलॉजिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंटल टास्क क्या है टोडलर में, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी या फिर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो साइकोलॉजिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंटल टास्क पूछा है टोडलर में। तो टोडलर कौन सी एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, जिनकी एज 2 to 3 ईयर की होती है। कितनी, 2 to 3 ईयर की होगी, वो कहलाते हैं टोडलर। और इनका जो यहाँ पर टास्क होगा, डेवलपमेंटल टास्क होगा ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। इसको अर्ली चाइल्डहुड या फिर टोडलर कहेंगे।
प्ले ग्रुप के बच्चे कहलाएंगे जिनमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट देखने को मिलेगी। स्कूल एज बच्चे होंगे 6 से 12 साल के, जिनमें इन्फीरियोरिटी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी होगी। इन्फेंसी पीरियड में पूछे तो बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट आएगा, लेकिन चाइल्डहुड या फिर टोडलर ग्रुप में पूछे अर्ली चाइल्डहुड या फिर टोडलर ग्रुप तो ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। नेक्स्ट है यहाँ पर इन अ चाइल्ड विथ माइल्ड हीमोफीलिया ए द फैक्टर 8 लेवल इज, बच्चों में हीमोफीलिया होगा फैक्टर 8 की कमी के कारण। अब यहाँ पर फैक्टर 8 का लेवल कितना होगा यदि बच्चे में माइल्ड हीमोफीलिया ए है तो 5 to 40%, 50 to 60%, लेस देन 1% या फिर 1 to 5%। हीमोग्लोबिन का लेवल हीमोफीलिया ए है यदि बच्चे को तो यहाँ पर फैक्टर 8 का लेवल क्या होगा, फैक्टर 8 की कमी से होगा हीमोफीलिया ए, तो अब यहाँ पर इसी फैक्टर 8 का लेवल कितना होगा, इसका लेवल होगा 5 to 40%। कितना 5 to 40%, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है, माइल्ड हीमोफीलिया पूछा है, माइल्ड पूछा है तो 5 to 40%। अब यहाँ पर जो रेंज है यहाँ पर वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया ने जो रेंज दी हुई है फैक्टर एक्टिविटी की वो कितनी है 50% एंड 150%। अब CBRT लेवल पे यहाँ पर 3 क्लास में डिवाइड किया है हीमोफीलिया को, माइल्ड मॉडरेट सीवियर। तो यहाँ पर आपको पूछी है माइल्ड रेंज, तो माइल्ड कितनी है 5 to 40%। यहाँ पर यदि मॉडरेट हीमोफीलिया पूछे तो 1 से 5%, सीवियर में लेस देन 1%, जो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया है। नॉर्मल रेंज पूछे तो कितना है 50 से 150%, कितना 50 to 150%, लेकिन यहाँ पर लेस देन 1% आता है तो सीवियर, कितना है सीवियर है। मॉडरेट आता है तो 1 से 5% है जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। माइल्ड पूछा है तो 5 to 40% आएगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर गस्टेटरी हेलुसिनेशन अफेक्ट्स द, तो गस्टेटरी हेलुसिनेशन है किस में अफेक्ट होंगे, ईयर्स में, नोज में, आइस में या फिर टेस्ट वर्ड्स में। तो हेलुसिनेशन है एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस, कोई भी एब्सेंस स्टिमुलस जो एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, वो चीज़ आपको फील हो रही है तो गस्टेटरी हेलुसिनेशन पूछा है आपसे, तो ये कौन सा है टेस्ट वर्ड का, कौन सा टेस्ट वर्ड का। ऑडिटरी का है तो परसेप्शन ऑफ साउंड होगा, गस्टेटरी है तो परसेप्शन ऑफ टेस्ट होगा, ऑल्फैक्टरी पूछा तो स्मेल के लिए होगा, विजुअल में आंखों के लिए होगा, और टैक्टाइल में क्या होगा सेंसेशन। टैक्टाइल हेलुसिनेशन का मतलब क्या है फॉल्स सेंसेशन ऑफ टच। नेक्स्ट वन है यहाँ पर अ कंडीशन इन विच द मेंस्ट्रुएशन अकर्स बट इज नॉट विजिबल बिकॉज ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द आउटफ्लो ट्रैक्ट इज नोन एज। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन मेंस्ट्रुएशन हो रहा है लेकिन जो ब्लीडिंग है वो विजिबल नहीं हो रही है, किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा क्रिप्टोमेनोरिया, जीरो कोलैप्स, डिस्मेनोरिया या फिर मेनोरेजिया। तो यहाँ पर कंडीशन ऐसी है कि मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, पीरियड्स आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन है बीच में जिसके कारण आपको विजिबल नहीं हो रहे हैं, तो किस कंडीशन में आएगा, तो ये कहलाएगा क्रिप्टोमेनोरिया। क्या कहलाएगा क्रिप्टोमेनोरिया। डिस्मेनोरिया का मतलब होगा पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, मेनोरेजिया का मतलब होगा प्रोलॉन्ग्ड हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, और यहाँ पर क्रिप्टोमेनोरिया का मतलब होगा पीरियड्स कंटिन्यू आ रहे हैं लेकिन जो ब्लीडिंग है वो शो नहीं हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण आउटफ्लो देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट वन टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में 4 कंडीशन इंक्लूडेड है किसी एक को छोड़कर। अब टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में 4 हार्ट डिफेक्ट है, जो कॉम्बिनेशन होगा हार्ट डिफेक्ट्स का इंक्लूड, तो कौन सा नहीं होगा, ओवरराइडिंग ऑफ आर्टा, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट या फिर पल्मोनिक स्टेनोसिस। तो यहाँ पर जो 4 डिफेक्ट होते हैं, 4 डिफेक्ट होते हैं यहाँ पर इंक्लूडेड, लेकिन जो नहीं होता है वो कौन सा है, तो वो PDA पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है जो इंक्लूड नहीं होगा, बाकी सभी होंगे। ओवरराइडिंग ऑफ आर्टा होगा, पल्मोनरी स्टेनोसिस होगा, VSD होगा और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगा, लेकिन PDA देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर रोसेस प्रोजेक्टिव टेस्ट डिजाइन टू मेजर। तो रोसेस प्रोजेक्टिव टेस्ट है किसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, अनकॉन्शियस इंटेंशन के लिए, ड्रीम्स के लिए, कॉन्शियस डिजायर के लिए, फिर ब्रेन साइज के लिए। तो ये टेस्ट यूज़ किया जाता है अनकॉन्शियस इंटेंशन के लिए।
जो आपके मन के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो आप किसी को नहीं बता सकते, तो उनको चेक करने के लिए टेस्ट है जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है, यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर इन द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट द इन्फेंसी एक्सटेंड फ्रॉम, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट तो इन्फेंसी पीरियड कब कहा जाता है? बर्थ से 1 साल तक का, 4 वीक्स टू 1 ईयर, 1 to 3 ईयर या फिर नन ऑफ द अबव। तो बर्थ से लेके 1 मंथ तक का पीरियड तो कहलाता है न्यूनेटल पीरियड। क्या कहलाता है? न्यूनेटल पीरियड। अब बर्थ से 1 वीक तक का तो होगा न्यूनेटल पीरियड। अब यहाँ पर आता है 4 वीक्स, मतलब 1 मंथ से लेके 1 साल तक का पीरियड कहलाएगा इन्फेंसी पीरियड। क्या कहलाएगा? इन्फेंसी पीरियड। 1 to 3 ईयर का पीरियड कहलाएगा टोडलर पीरियड। क्या कहलाएगा? टोडलर पीरियड। फिर आता है 3 to 6 ईयर, तो 3 to 6 ईयर्स का पीरियड कहलाएगा प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, जो किंडरगार्टन के बच्चे होते हैं वो। फिर 6 to 12 ईयर में आएंगे स्कूलर्स, और 12 to 18 में आएंगे एडोलसेंट एज ग्रुप। नेक्स्ट है यहाँ पर एन इन्फेंट इज बॉर्न विथ फेशियल एबनॉर्मलिटीज, growth retardation and vision abnormalities. These abnormalities are probably caused by maternal. तो यहाँ पर एक इन्फेंट है, फेशियल एबनॉर्मलिटीज़ है, ग्रोथ रिटार्डेड है, विजन एबनॉर्मलिटीज़ है। ये एबनॉर्मलिटी मैटरनल में कौन सी कंडीशन के कारण हुई? मदर में ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसके कारण ये प्रॉब्लम हुई है? फॉलिक एसिड की कमी, विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन B6 डेफिशिएंसी या फिर अल्कोहल कंजप्शन। तो कौन सा यहाँ पर कंपोनेंट डिस्टर्ब रहा या फिर क्या ज़्यादा खा लिया जिसके कारण ये प्रॉब्लम हुई है कि फेशियल एबनॉर्मलिटीज़ हो गई, ग्रोथ रिटार्डेड है बच्चा, विजन भी प्रॉपर नहीं है। तो ये सब हुआ है मैटरनल अल्कोहल कंजप्शन के कारण। जब बेबी वूम में रहा, यूट्रस में रहा, उस टाइम पर माँ ने क्या किया? अल्कोहल को कंज्यूम किया है, शराब पी है। तो ये सभी साइन किसके? फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के। बच्चा इस तरीके से पैदा होगा। जो एपिकैंथल फोल्ड्स हैं देखने को आपको मिलेंगे, और यहाँ पर थिन अपर लिप होंगे बच्चे में, माइक्रोगैंथिया देखने को, मतलब जो चिन्ह है बहुत शॉर्ट रहेगी। यहाँ पर ये सभी साइन किसके? लो नेजल ब्रिज होगा, तो ये साइन है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के। दैट मीन्स माँ ने जब बेबी यूट्रस में रहा उस टाइम पर क्या किया? अल्कोहल को कंज्यूम किया है। ये सभी साइन उसके हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच वैक्सीन इज स्टोर्ड एट फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर। फ्रीजर कंपार्टमेंट में कौन सी वैक्सीन रखी जाएगी? रेफ्रिजरेटर के। OPV, BCG, MMR या फिर मीजल्स। तो OPV वैक्सीन है जो यहाँ पर फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखी जाएगी। OPV और मीजल्स दोनों हीट सेंसिटिव वैक्सीन है, तो इनके लिए यहाँ पर रखा जाएगा। OPV को मोस्टली हीट सेंसिटिव वैक्सीन कहा जाता है और ये फ्रीजर कंपार्टमेंट में स्टोर करके रखी जाती है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल वैक्सीन। तो वायरल वैक्सीन कौन सी है? OPV, कोलेरा, TT या फिर BCG। तो BCG बैक्टीरिया के थ्रू होगा, TT भी क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी के कारण होगा, कोलेरा भी क्या होगा? बैक्टीरिया के थ्रू होगा, डिप्थीरिया विब्रियो कोलेरा के थ्रू। जो ओरल पोलियो वैक्सीन है क्या? एक वायरल वैक्सीन है। कोलेरा इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, BCG लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन है, और टिटनस टॉक्साइड, टिटनस क्या है? टॉक्साइड है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ पल्स रेट ऑफ अ चाइल्ड ऑफ 1 to 2 ईयर। तो यदि बच्चे की एज 1 से 2 साल है तो पल्स रेट कितनी होगी? 60 to 100 पर मिनट, 76 to 120 पर मिनट, 120 to 160 पर मिनट, 80 to 130 पर मिनट। तो बच्चे का यदि यहाँ पर एज है 1 से 2 साल तो बच्चे की जो पल्स रेट होगी वो कितनी होगी? वो होगी 80 से 130 पर मिनट। कितनी? 80 to 130 पर मिनट। नॉर्मल रेंज का है अकॉर्डिंग टू एज के, तो न्यूबॉर्न में होती है 100 to 150 पर बीट पर मिनट। 3 to 6 मंथ में 90 to 120 हो जाएगा, 6 to 12 मंथ में 100 to 160 रहेगी, 1 से 10 साल में 70 से 130, फिर आ जाता है एडल्ट पीरियड तो 60 से 100। नेक्स्ट वन है यहाँ पर RH नेगेटिव मदर डिलीवर्ड अ बेबी, विच अमंग द फॉलोइंग टेस्ट इज मोर लाइकली टू बी ऑर्डर्ड फॉर द बेबी। यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, RH नेगेटिव मदर का बेबी डिलीवर हुआ है तो बेबी के लिए कौन सा टेस्ट है जो परफॉर्म करवाया जाएगा? डायरेक्ट कोम टेस्ट, ब्लड कल्चरल, इनडायरेक्ट कोम टेस्ट या फिर नन ऑफ द अबव। कोम टेस्ट परफॉर्म किया जाता है RH एंटीबॉडी को डायग्नोस करने के लिए। अब 2 तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो यदि RH एंटीबॉडी को डायग्नोस करना है तो यदि बेबी के लिए कहा जाता है तो हम करवाएंगे डायरेक्ट कॉम टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि बेबी के लिए टेस्ट करवाना है RH एंटीबॉडी डायग्नोस करने के लिए।
तो वो क्या होगा, डायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट। मदर के लिए कहते तब हम करवाते इनडायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और ऑप्शन के आपका आंसर होगा डायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट। यदि यही चीज़ कहते कि माँ के लिए कॉम्ब टेस्ट करवाना है तो कौन सा कॉम्ब टेस्ट कराएंगे, RH एंटीबॉडी डायग्नोस करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, तो वो होता है इनडायरेक्ट। लेकिन बच्चे के लिए कहा है तो क्या होगा, डायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हेन वर्ल्ड वाइड हार्ट डे सेलिब्रेटेड। तो हम हर साल हार्ट डे कब मनाते हैं, 29 सितंबर को, 29 दिसंबर को, 28 सितंबर को या फिर 28 जनवरी को। तो हम हर साल विश्व हृदय दिवस कब मनाते हैं, हर साल विश्व हृदय दिवस हम मनाते हैं 29 सितंबर को। 29 सितंबर को हम वर्ल्ड हार्ट डे है जो सेलिब्रेट करते हैं। और हार्ट डे जो फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ था वो हुआ था कहाँ पर, केप टाउन में। कहाँ पर हुआ था, केप टाउन में। 3 दिसंबर 1967 को करवाया गया था। किसने किया था, डॉक्टर क्रिस बर्नार्ड ने इसको फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया था। इंडिया का फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की बात करें तो ये किया था डॉक्टर PK सेन ने 1968 में। जो किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल है मुंबई में, वहाँ पर इंडिया में पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया गया था। नेक्स्ट वन, इंक्रीज्ड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग विथ नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेटेज। जो सांस ले रहे हैं तो डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग क्या है, बढ़ी हुई है, लेकिन नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है तो ये क्या है, हाइपर एपनिया, ब्रेडिपनिया, ऑर्थोपनिया, फिर कुस्माल ब्रीदिंग। तो यहाँ पर एक जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है लेकिन डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग बढ़ी हुई है तो ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा यहाँ पर हाइपर एपनिया। क्या कहलाएगा, हाइपर एपनिया। ब्रेडिपनिया का मतलब है एबनॉर्मली स्लो ब्रीदिंग। ऑर्थोपनिया का मतलब है कि जब आप लेट जाते हैं, लाइन डाउन फ्लैट होंगे तब आपको सांस लेने में दिक्कत होना। कुस्माल ब्रीदिंग देखने को मिलेगी। डीप एंड लेबर्ड ब्रीदिंग जनरली मेटाबॉलिक एसिडोसिस के पेशेंट में देखने को मिलेगी। किसमें, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के पेशेंट में कुस्माल ब्रीदिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर द मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन प्रीटर्म बेबीज। तो बच्चा यदि प्रीटर्म डिलीवर हुआ है, बच्चा प्रीटर्म हुआ दैट मीन बिफोर 37 वीक की प्रेगनेंसी के पहले ही डिलीवर हो गया है, तो कौन से साइन है जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के हैं, नेजल फ्लेयरिंग, वायरल चेस्ट, ब्रेडिकार्डिया या फिर ग्रंटिंग एंड चेस्ट इंड्रॉइंग। तो किस में देखने को मिलेंगे, तो ग्रंटिंग एंड चेस्ट इंड्रॉइंग तो देखने को मिलता है जनरली निमोनिया के पेशेंट वाले बच्चों में, जिन बच्चों को निमोनिया डेवलप हो रहा है उनमें। बैरल चेस्ट एम्फाइसेमा के पेशेंट में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस प्रीटर्म बेबी में जो मोस्ट क्लासिकल साइन है वो क्या है, नेजल फ्लेयरिंग। क्या होगा, नेजल फ्लेयरिंग। जब आप सांस लेते हैं तो उस टाइम पर नॉस्ट्रिल क्या होंगे, वाइड होंगे। क्या होंगे, वाइड होंगे। तो इसके लिए क्या कहा गया है, नेजल फ्लेयरिंग। और RDS में जब इमेच्योर लंग्स होते हैं तब ये सिचुएशन डेवलप होगी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, और ये उसी का एक साइन है, क्या, नेजल फ्लेयरिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी इज रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कैल्शियम का बैलेंस बॉडी में कौन रेगुलेट करता है, पैराथार्मोन, एल्डोस्टेरोन, कैल्सीटोनिन या फिर बोथ ए एंड सी। तो एल्डोस्टेरोन को कैल्शियम का बैलेंस बनाने का काम करते हैं पैराथार्मोन और कैल्सीटोनिन दोनों। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी। अब कैसे करेंगे, कैल्सीटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड, हेल्प टू मोबिलाइज कैल्शियम फ्रॉम ब्लड टू बोन। ब्लड से बोन में कैल्शियम कैसे भेजना है, एक काम कौन करेगा, कैल्सीटोनिन, और इसको रिलीज कौन करेगा, थायराइड ग्लैंड। पैराथार्मोन को रिलीज करेगी पैराथायराइड ग्लैंड। और ये बोन से बोन टू ब्लड, जो कैल्शियम है बोन से ब्लड में कैसे लेके आना है वो काम करेगा। अब ये दोनों हार्मोन क्या करेंगे, कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहे हैं। तो एक जो कैल्सीटोनिन है ये क्या कर रहा है, ब्लड को बोन्स में लेके कैल्शियम को ब्लड से बोन्स में लेके जा रहा है। और जो पैराथार्मोन है ये क्या करेगा, कैल्शियम को बोन्स से ब्लड में लेके आएगा। तो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, लेकिन ये दोनों ही रेगुलेट करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा पैराथार्मोन एंड कैल्सीटोनिन। नेक्स्ट वन, विच टाइप ऑफ सोल्यूशन कॉजेज वाटर टू शिफ्ट फ्रॉम द सेल्स इनटू प्लाज्मा। तो कौन से सोल्यूशन है क्या करेंगे, जो वाटर है सेल्स से प्लाज्मा में शिफ्ट करेंगे वाटर को, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक या फिर एल्कलाइन। तो सॉल्यूशन से आपको इन तीनों टाइप के सॉल्यूशन से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ऐसे सॉल्यूशन जो क्या कर रहे हैं, सेल्स से प्लाज्मा में वाटर को शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये कहलाएंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।
सेल्स टू प्लाज्मा पूछे तो हाइपरटोनिक, प्लाज्मा से सेल्स में पूछे तो हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या है, ऑस्मोलारिटी इनकी ब्लड और प्लाज्मा की क्या है, सेम रहेगी। एल्कलाइन में क्या होंगे, पीएच वैल्यू होगी मोर देन 7, वो सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे, एल्कलाइन सॉल्यूशन। नेक्स्ट है यहाँ पर, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। व्हाट टाइप ऑफ आइसोलेशन प्रिकॉशन इज इन यूज व्हेन अ पेशेंट इज आस्क्ड टू वियर अ मास्क। तो कौन सा यहाँ पर प्रिकॉशन यूज़ किया जा रहा है जब पेशेंट को कहा है कि आप मास्क पहनिए, ब्लड सेफ्टी के लिए, ड्रॉपलेट के लिए, कॉन्टैक्ट के लिए, फिर स्टैंडर्ड। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।